एक नई क्रांति हम लोग छेड़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंटेंट दोनों मीडियम से होगा, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ा जाता है, मानव के आर्थिक व्यवहार को पढ़ा जाता है। इसमें अभी आपको बहुत डिटेलिंग नहीं करना होता है, जो मैंने तरीका आपको समझाया कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, बस उतना सा ध्यान रखना होता है। ये यहाँ पर जमा कर रहे हैं ग्राहक अपना पैसा और कुछ समय बाद अपना प्रॉफिट देखने के लिए आएंगे कि हमारा पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अरे तुरंत तुरंत नहीं बढ़ता भैया, क्वार्टरली बढ़ते हैं थोड़े बहुत। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का कॉमर्स वाला यूपी बोर्ड चैनल पर। स्वागत है बहुत बहुत भैया, क्योंकि एक नई सीरीज, एक नई क्रांति हम लोग छेड़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग वन शॉट क्लास 11th के बच्चों के लिए, और ये वन शॉट आपको पूरा का पूरा डिटेल में कवर करवाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंटेंट दोनों मीडियम से होगा, हिंदी मीडियम से भी और इंग्लिश मीडियम से भी। क्लास के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे ये भी आपको बताऊंगा। तो मेरा नाम है छोटू कुमार, आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं, छोटू भैया बुला सकते हैं, जो दिल में आए बताइएगा। तो यहाँ पर देखोगे लेक्चर हम लोग करने वाले हैं अब शुरुआत 00001, यानी कि ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। और ये पहला का पहला चैप्टर का कंप्लीट आपको बातें आज के सेशन में हम बताने वाले हैं। हर एक चीज बारीकियां सीखेंगे। यहाँ पर वन शॉट है तो ऐसा नहीं समझना है कि बिल्कुल शॉर्ट में चीजों को बताया जाएगा। वन शॉट का मतलब है एक लेक्चर के अंदर एक चैप्टर, ठीक है जी। किस बैच के तहत इसको हम लोग कर रहे हैं? तो उत्कर्ष यूपी कॉमर्स क्लास 11th 2027, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री बैच है, और उसी बैच के तहत हम लोग वन शॉट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है यहाँ पर परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1, और एक ही लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त, ठीक है जी। देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो बैच तैयार किया गया है इसका नाम क्या है? तो उत्कर्ष कॉमर्स यूपी क्लास 11th 2027। ध्यान रखेंगे पूरा पूरा नाम आपको सर्च करना है। ज्वाइन करने के लिए आप जा सकते हैं pw.live, या फिर दूसरा भी आपके पास ऑप्शन है कि आप pw के ऐप पर चले जाइए। pw के एप्लीकेशन पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये नाम सर्च करना होगा, या फिर pw.live जाते हैं तब भी आपको ये नाम सर्च करना होगा। उसके बाद आपको इनरोल का ऑप्शन देगा, इनरोल कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है, पेमेंट आपको नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप बैच में सीधा पहुंच सकते हो। स्कैन करना फोन से, स्कैनर से अब जैसे ही ये क्यूआर को स्कैन करोगे अपने बैच के अंदर में रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहीं पर आपको कंप्लीट इस क्लास का नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो बैच बिल्कुल फ्री है तो घबराना मत, बहुत आसानी से ज्वाइन कर लेते हो आप लोग। एक और तरीका आपके पास है कि ये जो आप सेशन देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा हुआ है इस बैच का, ठीक है जी। उत्कर्ष यूपी बोर्ड का ये जो बैच है इसका लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, ध्यान रखना। अब कई बार क्या होगा ना, चैप्टर के नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मेंशन होगा, तो घबराइएगा नहीं। आपका यहां पर हम शुरुआत जो बता रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। ये सभी किताबों में इसी नाम से दिया हुआ रहता है, जनरली इसी नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं हम, इस पर पहले ध्यान देते हैं। सबसे पहला हमारा आएगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, अर्थशास्त्र कहते किसको हैं। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हम लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद सांख्यिकी का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, स्टैटिस्टिक्स का उसका डेफिनेशन यानी कि परिभाषा भी देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हम इसके विशेषताओं पर भी बात करेंगे कि सांख्यिकी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मीनिंग क्या है, ठीक है। और यहां पर लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं सांख्यिकी का क्षेत्र, जिसे हम स्कोप कहते हैं। उसके बाद सांख्यिकी का स्वरूप, जिसे हम सांख्यिकी का प्रकृति भी कह सकते हैं, यानी कि नेचर। और फिर लास्ट में हम लोग इंपोर्टेंस पर बात करेंगे, यानी कि सांख्यिकी का क्या महत्व है। इसके अलावे भी यहां पर सांख्यिकी की सीमाएं भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज से यहां पर पूरी पूरी होने वाली है इकोनॉमिक्स की बात। तो देखो भैया, पहली चीज आती है इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक बिहेवियर देखा जाता है ह्यूमन का, बात खत्म।
जब पैसे की बात आती है ना, तो हर व्यक्ति का अपना तरीका अलग अलग रहता है कि उस पैसे को यूज करे। जैसे कि मान लो एक कंज्यूमर के तौर पर, कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। जैसे मान लो मैं यहां पर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कपड़े पहन लिया, ठीक है जी, बदन ढकने के लिए, भूख मिटाने के लिए कुछ खा लिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक प्रोसेस कहेंगे जो कि है कंजम्पशन। कपड़े पहनना या फिर भूख लगे तो कुछ खा लेना, ये सब क्या है? कंजम्पशन है। लेकिन अगर आप यहां पर समझे कि जो कंजम्पशन किया वो इंसान को क्या बोलेंगे, तो उसी को तो कंज्यूमर बोलेंगे। जैसे मुझे मान लो प्यास लगी, और प्यास लगी तो हम किसी ना किसी चीज को तो इस्तेमाल करेंगे ना भैया। पानी, ठीक है, पानी है। अब हमने क्या करा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। पी लिया। जब तक ये काम चल रहा था, पीने का प्रोसेस चल रहा था, पानी पीने का बात कर रहा हूं मैं, तो जब तक मैं यहां पर पानी पी रहा था तब तक ये प्रोसेस किस नाम से जाना जाएगा? कंजम्पशन, यानी कि उपभोग। और हमने इस पानी को क्या किया? उपभोग किया। तो हम क्या कहलाएंगे? मैं यहां पर क्या कहलाऊंगा? कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जब हम ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर पर बात कर लेते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी के, बहुत अलग अलग स्वरूप के रूप में, तब जाकर के समझ में आता है कि हाँ यही इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जहां ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ा जाता है, मानव के आर्थिक व्यवहार को पढ़ा जाता है। मान लो एक प्रोड्यूसर है, यानी कि कोई भी वस्तु उत्पादन करने वाला, कोई भी सामान बनाने वाला, कोई भी सर्विस तैयार करने वाला, ठीक है जी। अब यहां पर वो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि हम कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेकर के, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, बहुत सारे रॉ मटेरियल, उन सारे फैक्टर्स को यूज करके कुछ हम सामान बना दें। तो उनके बिहेवियर को भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, कि आखिर में वो कब प्रोडक्शन को ज्यादा करना चाहेगा, कब प्रोडक्शन को कम करना चाहेगा। क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मकसद रहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये सब आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर कंज्यूमर के रूप में भी देखा जा सकता है, प्रोड्यूसर के रूप में भी देखा जा सकता है, इसी प्रकार से इन्वेस्टर के रूप में देखा जा सकता है। तो वही चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली यहां पर आपके निष्कर्ष ये निकले कि ज्ञान तो बहुत सारे सब्जेक्ट का है दुनिया में, लेकिन ज्ञान की वो शाखा जिसमें अगर हम मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कर लेते हैं तो वही हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। तो अर्थशास्त्र क्या हो गया? ज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर है ना? अब यहां इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वो नॉलेज का ही एक ब्रांच है। तो बोला कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर इज स्टडीड। हम लोग क्या स्टडी करते हैं यहां पर? ह्यूमन के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। देखो, चूंकि अभी तक क्लास 10th तक आपने जो वो सोशल साइंस के अंदर ही इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा, और इसीलिए यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वस्तुओं और सेवाओं, देखो इकोनॉमिक्स के हिसाब से दुनिया में दो ही चीजें एग्जिस्ट करती है जिसका हम कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज करने वाले हैं। अब ये सब टर्म सुन करके घबराना मत, आगे बहुत आसान हो जाएगा धीरे धीरे करके। सबसे पहले वस्तु और सेवा दो ही चीजें हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। जो गुड्स है, जो सामान है, जो वस्तु है, ये हमें फिजिकल रूप में दिखाई देगा। जैसे मान लो ये हमारे पास कालू है, दिखाई दे रहा है ना, किस शेप में है, किस साइज में है, तो ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करता हूं, मैंने कुछ आपको चीजें समझाया और आपको समझ में आ गया, मैंने हाथ में आपको कुछ नहीं दिए लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि सर जो आप बता रहे हो हमको समझ में आ रहा है, सर आप जो देना चाह रहे हो वो हमको समझ में आ रहा है, मतलब हमने अपने दिमाग से आपके दिमाग में सीधा बात फिट कर दिया। ये सर्विस है, ये दिखाई नहीं देता, तो ये जो है वो इनविजिबल होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसको कि ये नॉन फिजिकल गुड्स है। नॉन फिजिकल मतलब दिखने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो वस्तुएं और सेवाएं दो ही चीजें होती है दुनिया के अंदर में इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जिसका हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम इसका प्रोडक्शन करते हैं,
जैसे कि मैं यहां पर अभी आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, लेक्चर का प्रोडक्शन। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है अंग्रेजी में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन जो बोल रहे हैं, हिंदी में वितरण कहला रहा है। वितरण का मतलब होता है बांटना, लोगों तक पहुंचाना। जैसे दुकानदार से हम लोग सामान खरीदते हैं, तो इसको हम लोग जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझेंगे, जो कि होगा प्राइस मैकेनिज्म के बेस्ड पर। अब समझेंगे सर प्राइस मैकेनिज्म क्या है। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है कि जब हम किसी प्रोडक्ट के कीमत को चुकाते हैं, तब वो चीज हमें वापस कुछ ना कुछ दूसरे रूप में मिलता है। जैसे हमने दुकानदार को पैसे दिए, तो दुकानदार ने हमें एक नोटबुक दे दिया। ठीक है जी, समझ आ रहा है बात। हमने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने हमें समोसे दे दिया। तो यहां पर समझो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। समझ गए, पैसे लेकर के काम हो रहा है। नेक्स्ट है विनिमय। विनिमय कहने का मतलब होता है लेन देन करना। जब दोनों तरफ से लेन देन की बातें चलती है ना, जैसे ट्रेड के सेक्टर में बात करें, तो होता क्या है, जैसे अभी मैंने बताया कि पैसे देना है तो सामान लेना है, तो ये जो सिस्टम है एक तरीके से एक्सचेंज भी कहलाएगा। लेकिन यहां पर एक्सचेंज फिर से बात कर रहे हैं मॉनेटरी सिस्टम के माध्यम से हो रहा है। अब आपको लगेगा सर ये डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज क्या दोनों सेम है? नहीं जी नहीं, दोनों सेम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आपके हाथ में पहुंच जाता है, तब की बातें हो रही है। जैसे दुकानदार से आपके घर तक पहुंच गया, ठीक है जी। अब हो सकता है उसके बीच में और भी कोई लोग हों, जैसे दुकानदार ने एक डिलीवरी पार्टनर लिया, डिलीवरी पार्टनर ने आपके घर तक सामान पहुंचाया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है ये लॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन जो एक्सचेंज की प्रोसेस होती है, यहां पर आप डायरेक्टली लेन देन करते हैं, अपनी चीज को देकर के दूसरी चीज को हासिल करते हैं। बात समझ आ गया। पहले जैसे विनिमय होता था, बार्टर सिस्टम, यानी कि पैसे लेन देन नहीं होते थे, बल्कि एक सामान दे करके दूसरे सामान को हासिल किया जाता था। मतलब यहां पर कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हुआ करता था, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी थी। ठीक है, पैसे नहीं बल्कि सिर्फ वस्तु को दिया, वस्तु वापस लिया, ऐसे चलता था। उपभोग तो आपने समझ ही लिया है। तो बेसिकली हम अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कह रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करने वाले हैं। मतलब इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस अंडर विच, क्या कह रहा है, अंडर विच द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टडीड। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर स्टडीड। अब ये सारे जो छोटे छोटे आपको टर्म दिखे ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, इसमें अभी आपको बहुत डिटेलिंग नहीं करना होता है। जो मैंने तरीका आपको समझाया कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, बस उतना सा ध्यान रखना होता है। ठीक है जी, आगे चल करके मिलेगा आपको बहुत डिटेल में। अब बात आती है परिभाषा को लेकर के। अभी तक जो हमने बात किया वो भी आपका डेफिनेशन था, जो कि कहीं ना कहीं किताबों के हिसाब से डिफाइन किया गया। एक जो शुरुआत में आपको मैंने डिफिनेशन दिया वो हमारा अपना डिफिनेशन था, जो दूसरा डिफिनेशन दिया वो किताब की परिभाषा थी। अब इसी प्रकार से आप अपनी परिभाषा भी दे सकते हैं, पूरा इकोनॉमिक्स समझने के बाद लेकिन दे पाओगे। तो यहां पर देखो, अर्थशास्त्र की परिभाषा में हम लोग बेसिकली 4 डेफिनेशन पर फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले आएगा वेल्थ कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन, यानी कि धन से संबंधित परिभाषा। धन यहां पर बात किया गया है, वेल्थ की डिफाइनेशन, वेल्थ का डेफिनेशन किसने दिया है, तो ये वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दिया हुआ है एडम स्मिथ ने, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा, यानी कि वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। तीसरा है दुर्लभता, यानी कि स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन। अब ये स्कैर्सिटी क्या होता है ये भी बताएंगे, कल्याण क्या होता है ये भी बताएंगे, वेल्थ क्या होता है ये भी बताएंगे। नेक्स्ट आता है विकास संबंधी परिभाषा, यानी कि डेवलपमेंट रिलेटेड डेफिनेशन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुरुआत के 3 डेफिनेशन जरूरी हैं। यहां से आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से अभी तक नहीं पूछे जाते। ठीक है जी, ध्यान रखना है। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन और डेवलपमेंट रिलेटेड डेफिनेशन। ये बस 4 हैं टोटल डेफिनेशन में। 4 अलग अलग तरीके से जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स लोग हैं उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफिनेशन दिया हुआ है। लेकिन आप शुरुआत के 3 डेफिनेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पर यहां पर आते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ की परिभाषा पर। एडम स्मिथ की परिभाषा ये कहता है कि देखो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो वेल्थ की स्टडी करता है।
पैसे के बारे में अध्ययन करता है कि पैसा लोग कैसे कमाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे बचत करते हैं। लेकिन पता है दुनिया के लोग इनके अलग अलग तर्क निकालने लगे कि अच्छा ऐसा भी सब्जेक्ट होता है क्या, ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है क्या जो पैसे कमाने के लिए सिखाता है। तो लोग तो वही वाला सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और फिर जो है यहां पर कहेंगे कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात समझ में आ रहा है? तो लोग पैसे को ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगेंगे और अपने माता पिता, अपने बड़े भाई को भी उतना तुच्छ समझेंगे। समझो, मतलब पैसा ज्यादा महत्व देने लगेंगे लोग। इनके डेफिनेशन का लोग यही तर्क निकाल रहे थे, लेकिन असल में वो लोग गलत थे, क्योंकि इनका कहना था कि भैया देखो पैसे के बारे में स्टडी करेगा, पैसे कैसे कमाने, कैसे खर्च करने हैं। लेकिन पता है लोगों की दिमाग नेगेटिविटी के साइड में चला जाता है। कहते हैं कि लोग तो पैसे तो सुपारी लेकर के भी कमाया जाता है। तो क्या ये वो भी पढ़ाएगा इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में वो चीजें पढ़ाई जाती है क्या कि सुपारी ले लो, रास्ते से हटा दो लोगों को, खूब पैसे कमाओ? नहीं बताता, कभी नहीं। दुनिया का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो समाज में अशांति फैलाने की बात करे, है ना। तो इसलिए इनके डेफिनेशन जो है आए इस प्रकार का कि अर्थशास्त्र क्या है, तो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसने बोला है? एडम स्मिथ ने। सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इतनी सी बात यहां पर समझ आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है, लेकिन किसका है? तो वेल्थ का है। अब वेल्थ होता क्या है बताता हूं, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी, देखो सबसे पहली बात वेल्थ की आई है, तो वेल्थ का मतलब होता है वो सारी तमाम चीजें जो आपको खुली आंखों से दिखाई दे। सबका सब क्या है? गुड्स है। सबका सब क्या है? वेल्थ ही है। सबका सब वेल्थ है। जो आपको खुली आंख से दिखाई दे दिया, सबका सब वेल्थ है। सारी चीजें आपकी क्या है? वेल्थ है। जैसे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है तो बिल्डिंग वेल्थ है। ये डिजिटल पैनल दिखाई दे रहा है तो डिजिटल पैनल हमारे लिए वेल्थ है। ये हमारा कालू देखो, ये भी हमारा वेल्थ है। समझ रहे हो? तो वेल्थ मींस कोई भी सामान, कोई भी गुड्स, ठीक है, ऐसा समझो। अब कह रहे हैं एडम स्मिथ ने ये बातें दिया है। एडम स्मिथ ने ही ये डेफिनेशन दिया था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कई बार क्या होता है ना, धन के जगह पर लिखा हुआ रहता है संपत्ति। धन के स्थान पर क्या लिखा हुआ रहेगा? संपत्ति। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दो दो टर्म यूज हो सकता है। धन के स्थान पर लिख देगा संपत्ति। इंग्लिश में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक ही वर्ड यूज होता है। चलो नेक्स्ट अब फोकस करते हैं हम लोग। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया, तो अर्थशास्त्र का जनक भी कहे जाते हैं एडम स्मिथ साहब, जिन्होंने धन या संपत्ति से संबंधित कंसेप्ट को दिया है इकोनॉमिक्स में। तो वही कह रहा है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ये कहे जाते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल दिया हम लोगों ने। ये कहां के रहने वाले थे? तो ये कहां के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। आपको ये नहीं पूछता कि कहां के रहने वाले थे, मैं कहानी की तरह बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे चीजें। अब ये इंट्रोड्यूस किए हैं कंसेप्ट ऑफ वेल्थ, यानी कि वेल्थ कंसेप्ट को इन्होंने दिया है इकोनॉमिक्स में। और कौन सी किताब इन्होंने लिखी है पता है? किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुआ है। 1776 में किताब जाकर के छप गई और उसी किताब में इन्होंने ये डेफिनेशन दिया हुआ था। पूरा किताब का नाम थोड़ा सा लंबा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पूरा का पूरा किताब का नाम अभी ध्यान नहीं रहता, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट में ये नाम ध्यान रखो। वेल्थ ऑफ नेशंस किताब किन्होंने लिखा है? एडम स्मिथ ने। कब छपा है? तो 1776 में, 1776 ईस्वी में। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। ठीक है जी, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। अब यहां पर कैसे एमसीक्यू पूछता है मैं दिखा देता हूं। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि हु इज द ऑथर। ऑथर का मतलब होता है राइटर है। कौन है भैया, किन्होंने लिखा इस किताब को? क्या है किताब का नाम? वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब तो सबसे पहले ध्यान रखो, ये 1776 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, और ये किताब लिखा किन्होंने है? तो सही जवाब होगा एडम स्मिथ, जिनको हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, अर्थशास्त्र का जनक कह रहे हैं। तो ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल मैं लेता हूं यहां पर कंसेप्चुअली, कि दूसरा जो डेफिनेशन आया वो है कल्याण संबंधी परिभाषा। और कल्याण का मतलब होता है भलाई। जैसे मान लो
हमें जो है प्यास लग गई फिर से वही एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं अभी हमारे पास तो मान लो मुझे प्यास लग गई, और प्यास लगने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंज्यूम करेंगे, पानी को। सच में मुझे प्यास भी लग रही है बच्चों क्योंकि उतना है ना, क्लासेस बार बार चलती रहती है ना। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि असल में हमने क्या किया, अभी पानी पिया, मुझे प्यास लगा था, पानी मैंने पिया, मेरा भलाई हो गया। यही है वेलफेयर, यही है वेलफेयर। मतलब हम अपनी जरूरतों को जब पूरा कर लेते हैं, इसी को तो कल्याण बोला जाता है, इसी को तो वेलफेयर बोला जाता है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूं, जिससे उससे आपकी भलाई हो रही है, आप अपनी तैयारी कर पा रहे हो एग्जामिनेशन की, यही तो है वेलफेयर। समझ पाए? तो हर किसी व्यक्ति का वेलफेयर अलग 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 चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे आपकी जो है भी वेलफेयर हमारे लेक्चर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। अगर हमारे लेक्चर और हमारे कंटेंट बेस्ट होंगे तो आपका भी भलाई बेस्ट तरीके से होगा। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अल्फ्रेड मार्शल साहब जो है वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, यानी कि कल्याण संबंधी धारणा की इन्होंने दिया है। तो कल्याण संबंधी धारणा या वेलफेयर कंसेप्ट को दिया है अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। इन्होंने क्या बोला कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। इन्होंने फोकस किया है ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर में। इन्होंने किस पर फोकस किया है? तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इन्होंने कहा पैसे तो ठीक है भाई, एडम स्मिथ तो अच्छी बात करी, लेकिन पैसे से मानव की भलाई होती है। पैसा हम देते हैं दुकानदार को, हमें सामान मिल जाता है, हमारा भला हो जाता है। तो ये वही चीज समझा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। दूसरा ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अब भौतिक मतलब जो चीजें दिखाई दे, जैसे कि ये दिखाई देता है, हाँ सर दिखाई देता है। सर अभी भी तो वही बात कर रहे थे पीछे एडम स्मिथ के बारे में, धन संबंधी बातें, कि सर ये धन है। हाँ 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 हाँ, इसीलिए हमने यहां पर क्या किया है, पहले डेफिनेशन रखा है कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। लेकिन इनसे थोड़ी गड़बड़ी हो गई। क्या हम लोगों का कल्याण केवल भौतिक वस्तुओं से होता है? अरे नहीं भैया, शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि हम वस्तुओं और सेवाओं दोनों का उपभोग करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। और इन्होंने तो सिर्फ भौतिक लिया, यानी कि वस्तुओं को केवल लिया, यानी कि सेवाओं को लेना भूल गए। इसीलिए ये दूसरा भी डिफिनेशन यहां पर आया है इनका। इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ मेटेरियल वेलफेयर। मेटेरियल की जगह पर आप लिख सकते हैं फिजिकल वेलफेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान रखोगे। तो अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। अब देखो यहां पर इन्होंने एक किताब लिखा, और किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये बुक कब पब्लिश हुआ है? तो 1890 में। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा किसने है? तो लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने। कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने जो किताब लिखा, इस किताब में किस तरह का परिभाषा दिया है आपने देखा, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। या फिर बोले तो अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। समझ आ गया? अब तीसरा भी डिफिनेशन इनका आया कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में। अब कहोगे सर सामान्य कारोबार का मतलब क्या होता है? तो सामान्य कारोबार का मतलब होता है बच्चों यहां पर आर्थिक क्रियाएं। क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं होता है। सामान्य कारोबार का मतलब क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये डिफिनेशन कैसे देते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। फिर से मानव पर ही इन्होंने ध्यान दिया है। देखो, मनुष्य का अध्ययन है, मनुष्य का अध्ययन पर इन्होंने बार बार ज्यादा फोकस किया है। तो कह सकते हैं इंग्लिश में कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स स्टडीज मेन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। और ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बातें कर रहा है। तो आई होप कि आपको बातें यहां पर समझ में आ गई होगी कि अल्फ्रेड मार्शल फोकस करते हैं ह्यूमन के स्टडी पर, मानव के अध्ययन पर, ह्यूमन के वेलफेयर पर। बातें क्लियर है यहां पर? अब यहां से रिलेटेड सवाल कैसे रहता है मैं एक दिखा देता हूं। अब जैसे किताब से संबंधित परिभाषा रह गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की रचना किसने किया? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक है, और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऑथर कौन है, राइटर कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सही जवाब क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल।
केवल आप मार्शल भी इनको बोल सकते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल, यहां पर मार्शल ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। एक और सवाल लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बन सकता है कि किसने कहा अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मानव कल्याण का विज्ञान यानी कि हु सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, किन्होंने बात किया ह्यूमन वेलफेयर का? फिर से जवाब क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने ऐसा बोला है। ठीक है जी। तो इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, आसानी से जवाब दे दोगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नेक्स्ट आता है रॉबिन्स की परिभाषा, और रॉबिन्स यहां पर हैं, तो लियोनल रॉबिन्स का नाम है, लियोनल रॉबिन्स। अब ये रॉबिन्स क्या कहती हैं, जरा ध्यान से समझिए। रॉबिन्स कहते हैं कि जिन चीजों से हमारा वेलफेयर होगा, जिन चीजों से हम लोगों की भलाई होगी, वो उतने ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है ही नहीं, वो तो अस्केर्स हैं। अब अस्केर्स का मतलब होता है अभाव यानी कि कमी। जैसे कि फिर से मैं लूंगा वही एग्जांपल ताकि आप बहुत अच्छे से तीनों को रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे तीनों डेफिनेशन आप पढ़ ही लोगे तो तीनों से रिलेशन अच्छे से समझ जाओगे, इसलिए मैं बार बार इसी का एग्जांपल ले रहा हूं। हमारे पास उपलब्ध है पानी। अब हमें प्यास बुझाने के लिए मान लो 1 लीटर पानी चाहिए। अब ये क्या 1 लीटर पानी है क्या? अरे नहीं, 1 लीटर का बोतल है, लेकिन 1 लीटर अब इसमें पानी नहीं रहा, पानी तो थोड़ा कम है, देखो समझ गए क्या? मान लो जो हमें 2 लीटर चाहिए पानी, तो हमारे पास यहां पर कितना उपलब्ध है देख ही रहे हो, है ना? तो इसका मतलब हमें जितनी डिमांड है, हम जितना किसी चीज को पाना चाहते हैं, अगर वो उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इवन हम उसके प्राइस भी देने के लिए तैयार हैं, वैसे हालात में भी उपलब्ध नहीं है, तब हम वैसी स्थिति को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। ठीक है जी। मतलब हमें प्यास बुझाने के लिए कम से कम चाहिए था यहां पर मान लो 2 लीटर पानी, लेकिन हमारे पास देखो उपलब्ध मात्र इतना ही है, जो कि 1 लीटर से भी कम है। तो इसका मतलब हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई हमें कम हो रहा है। समझ आ गया है? तो स्कैर्सिटी यहां पर यही होगा। फिलहाल मैं फिर से अपनी प्यास बुझा लूं। चलो जी चलो, आते हैं वापस से ट्रैक पे। तो यहां पर जो है वो एक टर्म यूज किया गया है स्कैर्सिटी के लिए, हिंदी में बोलते हैं इसको दुर्लभता। क्या बोलते हैं? दुर्लभता। दुर्लभता क्या है? दुर्लभता एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा और उसकी पूर्ति कम हो। मैं दिखा दूं आपको डेफिनेशन भी, इसका डेफिनेशन भी हम यहां पर कवर करने वाले हैं, तो आपको पहले ही मैं दिखा देता हूं, ये लो जी। यहां पर देखिए जरा ध्यान से, कह रहे हैं स्कैर्सिटी क्या है? कह रहे हैं कि दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जब किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो। मांग पूर्ति से अधिक हो, मांग यानी डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो। तो देखो लिखा हुआ है डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। तो आई होप कि ये बातें समझ में आ गया होगा। अब रिसोर्सेज के जगह पर आप वस्तु या सेवा भी लिख सकते हैं, गुड्स या सर्विस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आपने कहा पापा पापा मेरा आज जन्मदिन है, प्लीज आप थोड़े पैसे दे दो मुझे, मैं दोस्तों को पार्टी देना चाहता हूं। तो दोस्तों को पार्टी देने के चक्कर में आपने पापा से कितना डिमांड करा? मान लो यहां पर 5000 का डिमांड कर दिया पापा से। पापा ने कहा बेटे 5000 क्या ही है ना, 5 थप्पड़ ले लो सॉरी मजाक कर रहा हूं। तो यहां पर 5000 की आपने डिमांड रखी है और 5000 आपको जो पैसे ना मिले, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे मिले मान लो 2000 रुपए। चलो ठीक है, कम से कम आपने जो 2000 तो पाया तो यहां पर 5000 आपने डिमांड किया था पापा से, लेकिन पापा ने केवल आपको 2000 रुपए दिए कि बेटा इतने में से काम चला लेना, है ना? तो ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं, क्योंकि अभी देख रहे हो पैसे की कमी काफी हो रही है। तो ये सिचुएशन ही आपकी क्या है? स्कैर्सिटी है। इसका मतलब अभी कितने की कमी और खल रही है आपको? 3000 रुपए की। तो वही 3000 रुपए आपका क्या बन गया? प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, यानी कि दुर्लभता की समस्या। यही 3000 रुपए की क्या है? यही 3000 रुपए आपके क्या है? स्कैर्सिटी है। यही 3000 रुपए यहां पर क्या है? स्कैर्सिटी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो कह रहे हैं स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी और रिसोर्स, कुछ भी लिख दो, एक्सीड्स इट्स सप्लाई, कि किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस की डिमांड अगर ज्यादा हो रही है और उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, मतलब सप्लाई कम है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। ठीक है, दुर्लभता की समस्या। किसी किसी बच्चे के मन में यह भी आएगा सवाल
कि सर अगर मान लो मामला उल्टा होता तो कि पापा से हम मांगते मात्र 5,000, पापा दे देते 10,000, है ना 5,000 ज्यादा मिल जाता, तब क्या बोलते? तो उसको अबंडेंस बोला जाता है। अबंडेंस मतलब यहां पर उसको बोलते हैं अधिकता होना, ज्यादा होना। ठीक है जी, चलो। तो हमें दुर्लभता समझना था, अबंडेंस नहीं समझ रहे हैं, हमें दुर्लभता समझना था। आइए अब आगे फोकस हम लोग करते हैं इनके डेफिनेशन पर। तो स्कैर्सिटी रिलेटेड कंसेप्ट सबसे पहले दिया किसने? रॉबिन्स ने दिया है। लियोनल रॉबिन्स इनका पूरा नाम है। ये कहते हैं अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। चयन का मतलब होता है चुनाव, यानी कि जब पैसे कम हो जाते हैं आपके पास, आपने डिमांड तो किया था पापा से 5,000 रुपए, लेकिन मिला तो आपको मात्र 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए में ही अब आपको अच्छा डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम 2,000 रुपए को कैसे इस्तेमाल करें कि सभी दोस्तों को पार्टी अच्छे से दे सकें। ठीक है जी, मतलब समझ गए होंगे यहां पर कि जो काम 5,000 में होने वाला था, अब वो काम केवल अब 2,000 में आपको करना पड़ेगा। तो ठीक ढंग से तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि दोस्तों को ऐसी कौन सी पार्टी दे दें कि सबके लिए जो है वो काम हो जाए। ठीक है जी, सो यहां पर क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। नेक्स्ट देखो एक और डेफिनेशन है इनका, अर्थशास्त्र जो है चयन का तर्कशास्त्र है। ऐसा क्यों बोला गया? चयन का तर्कशास्त्र क्यों बोला गया? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो आपको रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग सिखाता है कि आप हकीकत जीवन में कैसे बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले सकते हो, ये वो चीज सिखाता है। इसलिए इसको लॉजिकल या फिर लॉजिक ऑफ चॉइस भी बोला गया। बिल्कुल लॉजिक पर चलेगा, हकीकत जीवन पर, रियलिटी पर चलेगा। ये नहीं कि आपको जो है 2,000 मिला और आप 10 लाख का सपना देख रहे हैं, नहीं, वैसा आपको नहीं बताएगा, बल्कि ये कहेगा कि 2,000 बेटा आपके पास है तो 2,000 के हिसाब से ही आप फैसला लो। ठीक है, 2,000 में ही सारी जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचो कैसे कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। ठीक है जी, तो इन्होंने एक किताब भी लिखा है और किताब का नाम बहुत पॉपुलर है, ध्यान रखना, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। अब पूरा किताब का नाम ध्यान में नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से ध्यान रख सकते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। 1932 में बुक पब्लिश हो गया, 1932 में ये बुक पब्लिश हो गया है, ध्यान रखिएगा। और इसी बुक में ये दोनों डेफिनेशन आए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम लोगों को यहां पर समझना होगा चौथा कंसेप्ट, जो कि है डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन। ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन भी इसको बोला जाता है। तो पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन इनका नाम है, पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन। इनको जनरली हम लोग जो है पॉल ए सैमुअल्सन कहेंगे, हमने वैसा ही लिखा है, पॉल ए सैमुअल्सन। पूरा नाम है पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन। ये अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। और रॉबिन्स कहां के रहने वाले थे? लंदन के। ठीक है जी, यहां पर पॉल एंटोनोमी सैमुअल्सन एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स बने। पता है इनको 1948 में, सॉरी 1948 में इन्होंने बुक लिखा, बुक का नाम है इकोनॉमिक्स, केवल और केवल इकोनॉमिक्स। बुक इन्होंने लिखा 1948 में, बुक का नाम है इकोनॉमिक्स। लेकिन ये दुनिया के पहले इकोनॉमिक्स हैं जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में सेकेंड बार में ही नोबेल प्राइज मिला। मतलब फर्स्ट टाइम में मिला था रैगनर फ्रिश को 1969 में, और उसके बाद 1970 में, यानी कि 1970 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि इनके थ्योरी एक आए थे डायनेमिक्स करके, उस थ्योरी के लिए इनको जो हो यहां पर 1970 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो यहां पर आइए जरा, तो दुनिया के सेकेंड इकोनॉमिस्ट हैं और अमेरिका के फर्स्ट इकोनॉमिस्ट, अमेरिका के पहले इकोनॉमिस्ट हैं जिनको 1970 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब यहां पर एंटोनोमी साहब यानी कि सैमुअल्सन साहब जो है वो ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशन देते हैं। तो इन्होंने लिखा क्या है, जरा ध्यान दीजिए। ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन सोसाइटी चूज। ये कहते हैं कि भैया इंसान जो है ना वो तो चुनाव करता ही है, लेकिन साथ साथ में सोसाइटी को भी चूज करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है, विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। कि कुछ हमारे जो चॉइस होते हैं वो रिलेटेड होते हैं वेल्थ से, मनी से, और कुछ ऐसे चॉइस होते हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं होते, और लेकिन हमें चॉइस करना पड़ता है। जैसे
पैसे से रिलेटेड चॉइस तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कभी सोचा है बिना पैसे का भी हमें चॉइस करना पड़ता है? जैसे मान लो सबके पास तो 24 घंटा ही है, अब ये 24 आवर कोई बहुत बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करता है और बहुत अरबपति बन जाता है, ठीक है जी, बहुत बड़ा अरबपति बन गया। लेकिन यही 24 घंटे यूज करके कोई कोई जो है वो भिखारी भी बन जा रहा है जुए खेल करके हार रहा है बार बार। तो समझ आ रहा है बात कि यही 24 घंटा आप जो है वो 8 घंटे पढ़ाई में, 8 घंटे सोने में, 8 घंटे किसी और कार्य में लगा रहे हैं। तो यहां पर आपने अलग तरीके से डिसीजन लिया, यही 24 घंटा मैं अलग तरीके से डिसाइड कर सकता हूं कि चलो भाई 6 घंटे जॉब करेंगे, 7 घंटे जॉब करेंगे, 8 घंटे जॉब करेंगे, बाकी शेष टाइम जो है 4-5 घंटे की नींद ले लेंगे, उतना ही में काम चल जाएगा, बाकी काम दूसरी जगह पर लगा देंगे। तो हर किसी का ये जो टाइम है वो अलग 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 तरीके से क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान यानी कि पीपल एंड सोसाइटी इसको क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पैसा तो है नहीं, 24 घंटा ये सबके लिए एक जैसा है, लेकिन इसीलिए बोला गया है टाइम इज मनी, लेकिन ये मनी से भी ज्यादा पावरफुल है, ध्यान रखना। समय के पास इतना समय नहीं होता है कि दोबारा से आपको समय देगा, इसलिए समय की कदर करनी चाहिए। यहां पर इसी चीज को सीखते हैं हम लोग। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय प्रोडक्टिव रिसोर्सेस ओवर टाइम, कि इंसान कैसे जो अपने रिसोर्स को यूज करता है टाइम टू टाइम, यानी कि यहां पर समय के हिसाब से कैसे अलग अलग प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को अलग अलग कार्यों में लगाता है, अलग अलग कामों में लगाता है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। अब देखो यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेस का, वो केवल और केवल अभी के लिए नहीं हो रहा है, केवल प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं हो रहा है, कैसे फ्यूचर नीड्स को भी फुलफिल करेगा, इसको भी ध्यान में रख करके आपको चॉइस करने होते हैं। तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि मुद्रा के प्रयोग अथवा प्रयोग के बिना वस्तुओं के कालगत उत्पादन के लिए, कालगत का मतलब होता है समय के साथ उत्पादन करने के लिए, व्यक्ति और समाज उत्पादक साधनों का नियोजन का किस प्रकार से चुनाव करते हैं, और उसको अगर चुनाव एक बार ठीक से कर लिए तो समाज के विभिन्न लोगों और वर्गों में उनके अभी और भविष्य में उपभोग के लिए कैसे वितरण करते हैं, इसी बात को सीखा जाता है। एक लाइन में बोलूं तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र में वर्तमान में भी चुनाव को सिखाता है और भविष्य में भी, मतलब चॉइस 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 आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैरसिटी हमारे जीवन के साथ शुरुआत होता है और जीवन के अंत तक चलता है। ठीक है जी, तो कोई अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, किसी भी प्रकार का है, लेकिन हर इंसान को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करना पड़ता है। अब मान लीजिए अंबानी भाई साहब के पास, मोटे भाई साहब के पास खूब सारे पैसे हैं, क्या उनको चॉइस फेस नहीं करना पड़ता? क्या उनके पास चुनाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती? होती है। उनके पास पैसे तो ठीक है, लग रहा है आपको कि खूब सारा है, लेकिन उन्हें भी एक बेस्ट इकोनॉमिक डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सोचना पड़ा ना कि किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हर जगह इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट नहीं होता। तो इसी प्रकार से आप समझ गए कि यहां पर हर इंसान को चॉइस करना पड़ता है, और चॉइस आपकी जो है वो टाइम टू टाइम खत्म नहीं होगा, बल्कि बार बार ऐसे प्रॉब्लम आपके पास आएंगे, बार बार आएंगे। अब जरा फोकस करते हैं कि आखिर में जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाला इंसान है उसको क्या बोलते हैं। तो उसका नाम है आर्थिक एजेंट, यानी कि इकोनॉमिक एजेंट। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक एजेंट हम किसी भी पर्सन को भी बोल सकते हैं, मतलब किसी भी इंसान को भी इकोनॉमिक एजेंट कह दीजिए, या किसी भी इंस्टीट्यूशंस को भी इकोनॉमिक एजेंट कह दीजिए, लेकिन कब? जब वो इकोनॉमिक डिसीजन लेता हो। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए कैसे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एजेंट रेफर टू ऑल इंडिविजुअल्स। हम किसको बोल रहे हैं? ऑल इंडिविजुअल्स, यानी कि सभी लोगों को हम इकोनॉमिक एजेंट बोल सकते हैं। यहां पर इंस्टीट्यूशंस को भी इकोनॉमिक एजेंट बोल सकते हैं, लेकिन वो सभी कौन से व्यक्ति और कौन से इंस्टीट्यूशंस? दैट मेक इकोनॉमिक डिसीजन, है ना? क्या करता हो वो व्यक्ति या संस्था, क्या करता हो? इकोनॉमिक डिसीजन लेता हो। अब इकोनॉमिक डिसीजन कैसे होता है मैं दिखाता हूं। मान लो हमारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है जी, अब वो पैसा हमने सोचा कि कहीं चलो खर्च कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसा बचत कर लेते हैं फ्यूचर नीड्स
की जरूरतों को फुलफिल करने के लिए। तो हमारे पास जो पैसा था उसका हमने क्या करा, बढ़िया से डिसीजन बनाया, कितना पैसे खर्च करना है, कितना बचत करना है, समझ पा रहे हो। तो हम एक इकोनॉमिक एजेंट कहलाएंगे। ऐसे ही आपको यदि पापा ने पैसे दिए तो आप डिसाइड करोगे कि आपको कितना पैसा खर्च करना है, कितना बचा के रखना है, कितना इन्वेस्ट करना है, समझ गए। तो हर इंसान यहां पर जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता हो वो तमाम लोग जो है वो इकोनॉमिक एजेंट कहलाते हैं। अब यहां पर कहोगे सर इंस्टीट्यूशंस भी आपका इकोनॉमिक एजेंट है। हाँ जी, जैसे बैंक, बैंक को फैसला लेना पड़ता है कि हम अपने कस्टमर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कर दें, और क्या अगर हमने लोन प्रोवाइड कर दिया है तो हमें उससे कितना प्रॉफिट होगा, यह भी ध्यान में रख लेता है उसी समय। तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस भी क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। ठीक है जी। सो आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य है उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। अब बात आता है इसके अंदर कौन कौन से लोग होंगे। तो हो सकता है कंज्यूमर, ये डिसीजन लेता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए। कंज्यूमर किसके लिए कंज्यूमर किसके लिए डिसीजन लेता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए। ऐसे ही है उत्पादक, निवेशकर्ता, सरकार, बैंक, ये सब सभी। सो प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, बैंक्स, सबको हम लोग जो है यहां पर इकोनॉमिक एजेंट बोलेंगे। आपके मन में सवाल आ गया सर गवर्नमेंट इकोनॉमिक एजेंट कैसे है। तो गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है कि हम अपने देश की रिसोर्सेस को, अपनी कंट्री के रिसोर्सेस को कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम या इफिशिएंट वे में यूटिलाइज करें ताकि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके या मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर हो सके, ज्यादा से ज्यादा समाज में लोगों का भला हो सके। और इसीलिए देश के अंदर में पता है 1950 में यानी 1950 में योजना आयोग को एस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पेपर के अंदर में जिसका नाम है यहां पर भारतीय आर्थिक विकास, उस वाले पेपर में सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी। फिर उसको हटा करके बाद में भी सरकार ने 1 जनवरी 2015 से एस्टेब्लिश किया नीति आयोग। तो नीति आयोग को इसीलिए बोला भी गया है थिंक टैंक कि वो सरकार के लिए सोचती है, जनता के लिए सोचती है कि हमें क्या करने हैं, किस तरीके से पॉलिसी बनानी है, किस प्रकार से इकोनॉमिक स्ट्रेटजी सेट करना है ताकि देश में ग्रोथ अच्छा हो सके। समझ गए होगे। तो ये आपने बात समझ लिया। अब यहां पर एक चीज और समझिए, नोट हमने करके लिखा है कि विभिन्न आर्थिक एजेंटों द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, निर्णय लेने का उद्देश्य अलग 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 होता है। ठीक है। सो यहां पर आपने क्या सीखा कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट होते हैं वो सब अलग अलग मकसद के साथ, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ, अलग अलग जो है यहां पर उद्देश्य के साथ निर्णय लेते हैं। सो बोले हैं डिसीजंस टेकन बाय डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। क्या होते हैं उनके पास, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग मकसद होता है। जैसे कंज्यूमर के बारे में हमने कहा, कंज्यूमर लेता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए डिसीजन। प्रोड्यूसर यहां पर क्यों डिसाइड करता है, बढ़िया डिसीजन क्यों लेता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। निवेश करता है यानी इन्वेस्टर भी उसी प्रकार से, यहां पर बात करें तो इन्वेस्टर जो है सेम उसी प्रकार से सोचता है कि कहां इन्वेस्टमेंट करें कि प्रॉफिट है ना, 25 दिन में पैसा डबल, वो वाली बात। नेक्स्ट देखोगे गवर्नमेंट यहां पर सोचती है कि कैसे हम इकोनॉमिक डिसीजन लें कि मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर हो जाए, तो पब्लिक वेलफेयर इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। बैंक डिसाइड करता है बिल्कुल इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर की तरह ही कि कहां और कौन सा प्रोडक्शन हम कहां और किस कस्टमर को कितना पैसा दे दें, कितने लंबे टाइम तक के लिए दे दें, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे दें कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जाए। तो यहां पर सब लोग जो है अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। अब देखो मानव जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण काम आता है, वो होता है पैसे कमाना। और जब पैसे कमाने की बारी आती है तो इंसान कई बार सोचता है यार सिर्फ पैसा जरूरत नहीं है, इंसान होना भी बहुत जरूरी है। है ना। तो इसलिए हाँ, मानव जीवन में दोनों चीजें जरूरी है, पैसा कमाना भी है और कुछ लोग अगर हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो असमर्थ है अपनी जरूरतों को पूरा करने में, कुछ गरीब लोग हैं और हम उनकी मदद अगर कर सकें तो करना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर मनुष्य जो है दो तरीके के काम करता है जिसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं, मानव की क्रियाएं बोलते हैं। मानव क्रियाएं में सबसे पहले आता है आर्थिक क्रिया यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरा आता है गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं को बोलते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गैर आर्थिक क्रियाएं यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
ठीक है जी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि इकोनॉमिक जो नहीं है, मतलब जो पैसे से रिलेटेड नहीं है। अब पैसा रिलेटेड दिखेगा भी कई बार, लेकिन यहां पर उद्देश्य की मैं बात करूं तो सबसे मेन बात होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका होता है, ठीक है जी, मैं इसके उद्देश्य की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट गेन करना, या फिर बोलो इनकम गेन करना, प्रॉफिट कमा लिया, या फिर बोल दो इनकम अर्न कर लिया, ठीक है जी, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव पर बात करूं तो इसका मतलब होता है नन, यानी नहीं पैसा कमाना है भैया, लेकिन पैसा जो हमने कमाया है उससे हम गरीबों की भला कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को मान लो खून की कमी हो गई है और हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हम डोनेट करने के लायक हैं, चेकअप वेकअप हो गया, हमें पता चल गया कि हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ब्लड डोनेट करने से किसी का भला हो जाएगा, अच्छी बात होती है। इसलिए ये भी जो मानव की क्रियाएं ही हैं, ध्यान रखना है। ह्यूमन एक्टिविटी दो प्रकार का हो गया। पहला जो यहाँ पर बात आया इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इंसान पैसे यानी प्रॉफिट कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए काम करता है, मेन बात यही है। हालांकि जीविका जीना यानी कि जीवन को जीने के लिए जो लोग काम करते हैं वो एक बेसिक जरूरत है यहाँ पर, तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आता है। जैसे परिवार, किसान परिवार है, वो अपने फसल यहाँ पर उपज कर रहा है ना, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। ये अपने परिवार को भरण पोषण ठीक ढंग से करने के लिए क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम का जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं क्लास 12 के अंदर में जाकर के, तो वहां पर मैं खुद ही आप लोगों से कहता हूं कि यहां पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल नहीं होगा नेशनल इनकम के अंदर में जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया जाए, खुद के उपभोग के लिए किया जाए, बाजार में बेचने के लिए नहीं। जैसे कि यहां पर मान लो ये अपने परिवार के लिए यहां पर उपज कर रहे हैं, तो जब नेशनल इनकम पढ़ोगे ना, नेशनल इनकम जब पढ़ोगे तो ऐसी चीजें नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं आता, ठीक है, समझ गए होगे, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, ध्यान रखना। सही सही बात है। तो यहां पर ये इतनी सी बातें कंफर्म हो गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट अब देखना है आपको क्या कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। तो मैं काम करता हूं, आप लोगों को मैं डिफरेंस बता देता हूं जिससे कि दोनों साथ साथ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर दोनों अगर अलग अलग पूछता है तो उसका भी डेफिनेशन हमने रख दिया है, वो भी आपके कामयाब हो जाएंगे। डिफरेंस समझोगे तो बेस्ट रहेगा, ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा दोनों चीजें। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किसके लिए किया जाता है, तो धन कमाने के लिए, धन के उत्पादन के लिए, विनिमय और वितरण के लिए, उपयोग के लिए, पैसे का उपयोग करिए भैया अपनी जीविका के लिए, है ना, जीवन यापन के लिए, इसको बोलते हैं जीविका उपार्जन। तो इन सब सभी मुद्दों से अगर रिलेटेड है आपके काम तो वही है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बोला ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ मेन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ वेल्थ एंड अर्निंग लाइवलिंग। यहां पर अर्न कर रहे हैं, लिविंग अप मतलब जीविका उपार्जन के लिए आप जो है वहां पर काम कर रहे हैं, तो ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आर्थिक क्रिया का, यानी कि पैसे कमाने तो हैं लेकिन मेन उद्देश्य होता है कि हम अपना भरण पोषण यानी कि अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट देखोगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कह रहे हैं वो सभी क्रियाएं होती है जो आय, रोजगार, लाभ आदि चीजों के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए काम किया जा रहा है। किसके लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए, यानी कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे हम गाने सुन रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, मधुर मधुर गाने हैं हमें डांस करना है, ठीक है जी, है ना, पैसे नहीं कमाने के लिए, बस मन की संतुष्टि के लिए डांस करने हैं। जैसे किसी की बारात में आप चले जाते हो ना, डांस कर लेते हो भंगड़ा वाले, तो वहां पर जो है वो समझ लो आप कर रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं ठीक है, ऐसा नहीं कि बारातियों में पैसा उड़ाया जा रहा है और आप लूट रहे हैं, वो आर्थिक क्रिया नहीं है। आगे देखोगे दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन टू अर्न इनकम, इन एम्प्लॉयमेंट, प्रॉफिट, बट आर परफॉर्म फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये काम किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, तो परफॉर्म किया जाता है फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, ठीक है। अब दोस्तों के साथ घूमने चले गए, ठीक है, और वहां पर काफी सारे आपके पैसे इधर उधर खर्च हुए हैं, तो यहां उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि अगर आप आत्मसंतुष्टि के लिए कोई काम कर रहे हो, जैसे गरीबों को मदद कर रहे हो, या फिर ब्लड डोनेट कर रहे हो, चिड़िया को दाना डाल रहे हो, चिड़िया फंसाने के लिए नहीं बल्कि चिड़िया को भोजन पानी देने के लिए केवल,
ताकि आपको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगता है देख करके, उनकी चहचहाट अच्छा लगता है सुनने में, तो इसलिए आप उनकी सेवा कर रहे हो। तो वो सब जो सेवा भाव से जो काम किए जाते हैं, जिसमें पैसे नहीं कमाने हैं, जिसमें अपना कुछ व्यक्तिगत लाभ नहीं देखना है, जिसमें अपना कुछ फायदा नहीं देखना है, बस हमें अच्छा लगता है तो इसलिए वो सब काम कर रहे हैं, तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा। अब कुछ बच्चे सवाल जनरली करते हैं, क्या सर चोरी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो बेटा नहीं है। चोरी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर मान लिया जाता तो सब लोग तो चोर ही बनना पसंद करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ध्यान रखना एक चीज है यहाँ पर जो है नियम कानून, क्योंकि देश में कुछ नियम कानून भी हैं और कानून के दायरे में रह करके जब काम करें आप, पैसे कमाने के लिए, पैसे खर्च करने हैं, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो वो सब सारी जो है आपकी आर्थिक क्रिया में आ जाएगा। ध्यान रखना कानून के अंदर होने चाहिए, कानून के बाहर नहीं तो कानून के हाथ लंबे होते हैं। तो चोरी करना यहाँ पर वो सब नहीं आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से धन या आय सृजन करने के लिए किया जाता है, जीविका उपार्जन के लिए किया जाता है। यानी कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्राइमरी जो है वो फोकस रहता है इनकम जनरेट करना, वेल्थ जनरेट करना, या फिर लाइवलीहुड अर्न करना, जीविका उपार्जन करना। ठीक है। गैर आर्थिक क्रिया में बात करें तो आत्मसंतुष्टि ही मेन उद्देश्य होता है, भावनात्मक संतुष्टि ही मेन उद्देश्य होता है। भावनात्मक मतलब जैसे मान लो अभी हमारा कुछ दिन पहले पैर फ्रैक्चर हो गया, अब कुछ लोग हमारे साथ में आ रहे थे, ओहो हो बहुत गलत हो गया, आपकी गलती थी भी नहीं, वो जानवर ने आपको जो ऐसे सींग लगाया, आप बाइक से गिर गए, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, भारी नुकसान हो गया। ठीक है, काफी सारी कष्ट भी हुए। तो लोग हमारे साथ में आकर के ऐसे भावना अपनी व्यक्त कर रहे थे कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ओह कितना कष्ट हुआ। तो ये सब जो है वो क्या वो लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे थे ऐसा, कि वो लोग ऐसा हमारे साथ करेंगे तो हम उनको पैसे दे देंगे? नहीं, वो सब क्या है, भावनात्मक संतुष्टि है। हम एक दूसरे के भाव को समझते हैं, हम एक दूसरे का कष्ट समझ करके एक दूसरे की यहाँ पर सहानुभूति जताते हैं, है ना, वो सब क्या लो सिंपैथी जताते हैं। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन और इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट और लास्ट की बात करेंगे, एग्जाम्पल में दे दो, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, यानी गेटिंग जॉब, डूइंग बिजनेस, परफॉर्मिंग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, ये सब एक्टिविटीज हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है तो क्या पैसे लेती है? नहीं, लेकिन आया अगर देखभाल करे तो पैसे लेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर मित्र जो है उनकी आप मदद कर रहे हैं, जैसे अपने दोस्त को कुछ समय के लिए पैसे दे दिए, है ना, दोस्त अपनी जरूरत पूरा कर लो, फिर आप मुझे उतना ही पैसा बाद में लौटा देना, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं जोड़ेगा वहां पर। तो ये सब जो है वो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर गैर आर्थिक, यहाँ पर जो वो कह लीजिए आर्थिक क्रिया ना करके आप अपनी संतुष्टि के लिए मंदिर जा रहे हैं या फिर अपनी जो धार्मिक स्थल जा रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर ले ली जाएगी। सो मदर टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रेन, हेल्पिंग अ पुअर या फिर हेल्पिंग अ फ्रेंड, परफॉर्मिंग पूजा पाठ, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तो वो सब आपके जो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड होगा। ठीक है जी, आगे आइए। अब यहाँ पर दोनों को एग्जाम्पल आप पिक्चर से भी समझ लो। देखोगे मेला में खिलौने बेच रहे हैं भाई साहब पैसे कमाने के लिए, यहाँ पर देख लो दुकान कौन सा है, बैंक दुकान ही है ये। तो इस दुकान में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जमा कर रहे हैं ग्राहक अपना पैसा, और कुछ समय बाद अपना प्रॉफिट देखने के लिए आएंगे कि हमारा पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अरे तुरंत नहीं बढ़ता भैया, क्वार्टरली बढ़ते हैं थोड़े बहुत। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आ जाते हैं वर्कर साहब जो कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए भैया काम धाम तो करना पड़ेगा, तभी तो आपको सैलरी मिलेगी, तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए चाय वाले भाई सब चाय बेच रहे हैं, चाय बेच करके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, इनको कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पर आप गरीबों को मदद करते हुए देखे होंगे लोगों को, सोशल मीडिया पर आजकल तो बहुत सारे लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, है ना, और वीडियो इसलिए बनाते हैं वो लोग ताकि और भी लोग ऐसा देख करके मोटिवेट हों और लोगों को मदद करें, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर खून दान करते हुए देखा होगा आपने, लोगों को ब्लड डोनेट करते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर माँ जो अपने बच्चों को घर पर पढ़ा रही होती है, चाटे भी दे रही होती कई बार, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा बागवानी कर रहे हैं आप, अपने घर के आसपास में जो है पेड़ पौधे लगा दिए, छत पर आपने जो गमले में पौधे लगा दिए, फूल लगा दिए, तो ये सब आपका शौक है, ये आपका शौक है दरअसल। तो ऐसे कार्य आप कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं।
अब यहां पर दुर्लभता मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर पहले ही करवा दिया था। दुर्लभता क्या होती है? जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। लेकिन अब सवाल आता है कि भैया अगर हम मान लो दुर्लभता वाली समस्या में फंस गए, हमें चुनाव करना पड़ेगा, तो वो चुनाव क्या कहलाता है? तो असल में जो हम लोग जब यहां पर बात कर रहे हैं, मान लो आपके पापा ने आपको 5,000 ना दे करके केवल आपको 2,000 रुपए दिए, तो 2,000 का आपने फिर लिस्ट बनाया कि भाई साहब पहले तो हमने लिस्ट बनाया था 5,000 का कि 5,000 में ये फलाना चीज लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ऐसा कुछ कुछ आपने सोचा था। अब यहाँ पर 4 चीजें सोचा था, ये चीजें लेंगे, लेकिन अब तो 5,000 मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सोचेंगे यार 2,000 में आप क्या क्या लें, सब तो नहीं ले पाएंगे। तो हाँ, अगर सब लेना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी घटिया वाला लेना पड़ेगा, थोड़ा लो क्वालिटी का, या फिर कहीं ना कहीं सबकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, या फिर किसी एक दो चीज को नहीं लेना पड़ेगा तो भी यहां पर बाकी चीजों को पूरा कर पाओगे। तो ऐसा जो है आपको डिसीजन यहां पर बनाना पड़ता है। ठीक है जी। तो ऐसे में जब आप फंस जाते हैं, जब आपके पास पैसे कम और जरूरतें उस चीज का ज्यादा होता है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गया आपके पास कि कौन सा सामान अब खरीदे और कौन सा ना खरीदे, क्योंकि पैसा तो कम है, जरूरत तो ज्यादा का था। तो जब पैसे कम हो जाते हैं और जरूरतें ज्यादा की थी, तो वैसे हालात में आपके पास जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, इसी को बोलते हैं आर्थिक समस्या, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं कि द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस इज नॉन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो दो बातें यहां इंपॉर्टेंट है। हमारे अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, बहुत सारी हमारी जरूरतें होती है। ह्यूमन लाइफ में हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट कभी खत्म ही नहीं होते। एक जरूरत हम पूरा करते हैं, तब तक दूसरी जरूरत पैदा हो जाती है है ना। मान लो कि किसी को लगता है कि यार काश हमारे पास साइकिल हो जाता, जब साइकिल हो जाता है तो सोचता है तुरंत काश हमारे पास बाइक हो जाता, बाइक हो जाने के बाद फिर मन बढ़ जाता है काश हमारे पास कार हो जाता। तो ऐसे जो है हम लोगों की जो नीड्स और रिक्वायरमेंट हो क्या है, अनलिमिटेड है। हम बहुत सारी अलग अलग जरूरतों को फुलफिल करना चाहते हैं, लेकिन उस सब चीजों को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। भैया लिमिटेड रिसोर्सेज से ही अनलिमिटेड जरूरतें आपको फुलफिल करना है, तो आपको बेस्ट इकोनॉमिक चॉइस करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, चॉइस बनाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वांट्स हमारे अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जा रही है, और उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल दिए। ठीक है ना। हिंदी से भी देख लो कि असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के कारण, असीमित आवश्यकता है और साधन सीमित है, इसके कारण ही चयन की समस्या उत्पन्न होती है, और चयन की उसी समस्या को हम आर्थिक समस्या कह देते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार हैं, आपसे पूछा जाता है कि आर्थिक समस्या तो ठीक है परिभाषित कर दिया, कारण क्या क्या है? तो पहले काउजिज्म में आप लिखेंगे कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है जी। ह्यूमन वांट्स लिखो या फिर नीड्स लिखो, रिक्वायरमेंट लिखो, एक ही बात है। नेक्स्ट, द रिसोर्सेस अवेलेबल टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स आर लिमिटेड। कि मानव अपनी सभी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए रिसोर्स कितने हैं, लिमिटेड हैं। रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं, लिमिटेड हैं। और क्या, वो जो लिमिटेड रिसोर्सेस है ना, वो लिमिटेड रिसोर्सेज जो वो कैन हैव ऑल्टरनेटली यूज्ड, सॉरी, एंड कैन हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी कि उन रिसोर्सेस का जो है यहां पर वैकल्पिक रूप से प्रयोग हो सकता है। वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या है? फिर से वही एग्जांपल कि हमारे पास देखो ये पानी है, ठीक है जी, बोतल है, बोतल के अंदर पानी है। अब ये पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए भी, अगर पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो यही पानी हम दूसरे किसी कार्य में लगा सकते हैं। जैसे मान लो बगल में जो हमारा फूल पत्ती कुछ लगा हुआ है गमला में, हम उसमें डाल दिए पानी तो यही पानी या तो पी लीजिए, और नहीं पिया तो यही पानी दूसरे काम के लिए यूज कर लीजिए। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूज, यानी कि वैकल्पिक प्रयोग। तो यहां पर बोला कि मनुष्य की आवश्यकताएं और इच्छाएं क्या हैं, असीमित हैं, बहुत सारी हैं। जरूरतें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए साधन क्या हैं, सीमित हैं। और साधनों का जो है वैकल्पिक प्रयोग भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिव यूज भी हो सकता है। इन तीनों कारणों से ही एक इंसान के पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है। लेकिन एक जबरदस्त बात रॉबिन्स ने बताया है, और वो ये बात बताया है इन्होंने कि भैया हमारी लिमिटेड यहां पर रिसोर्सेज तो हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। लेकिन एक जबरदस्त बात कि ये जो अनलिमिटेड वांट्स है ना, उनमें से सारे वांट्स एक जैसा नहीं है।
कोई ज्यादा तीव्र है, कोई ज्यादा इंटेंसिव है, कोई बहुत जल्दी चाहिए, कोई बहुत जल्दी नहीं चाहिए। जैसे हमारी मान लीजिए लिस्ट में 10 अलग अलग जरूरतें हैं, तो सारी जरूरतें एक जैसा महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ हमको तुरंत चाहिए, कुछ अभी नहीं चाहिए, 10 दिन बाद चाहिए, 15 दिन बाद चाहिए। तो यहां पर इसी वजह से हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं। समझ गए होगे? तो हमें ह्यूमन लाइफ में असल में कॉम्प्रोमाइज ही सीखना है ठीक ढंग से, ताकि हम कभी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में फंसे नहीं। यहां तक अगर कंफर्मेशन और क्लियर है, मिलते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक में, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में स्टैटिस्टिक्स होता क्या है ना? तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग यहां से देखिएगा। सबसे पहले तो मीनिंग इसका दो अलग अलग तरीके से होगा। कैसे? स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में भी, और क्या स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में भी, है ना? दो अलग अलग तरीके से हमारा सांख्यिकी आ जाता है। पहले जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो सिंगुलर सेंस में कह रहे हैं, उसका मतलब एक सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सेंस में क्या हो गया? इकोनॉमिक्स यहां पर देखा आपने, ठीक वैसे ही आपको स्टैटिस्टिक्स देखने हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स दो अर्थों में लिया जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है सिंगुलर सेंस में अगर ले लेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा स्टैटिस्टिकल साइंस। लेकिन अगर प्लूरल सेंस में बात करें तो प्लूरल सेंस में ले लेंगे तो इसका मीनिंग होगा स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि संख्यात्मक आंकड़े, या फिर डायरेक्ट आप डेटा भी बोल सकते हो। समंक कहा जाता है इसको। समंक मतलब आंकड़ा, डेटा। ठीक है जी। तो अब जो है दो अर्थ में आपको स्टैटिस्टिक्स दिख गया। परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो कहते हैं कि सांख्यिकी जो वो अगर सिंगुलर सेंस में आप ले रहे हो तो ठीक है, डिफाइन कर लो कि स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर मींस द सब्जेक्ट which studies collection of data, presentation of data, analysis of data, as well as drawing meaningful conclusions from the data। कि देखिए स्टैटिस्टिक्स का यहां पर काम गिनवा दिया। सबसे पहला काम होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर में डेटा का कलेक्शन करना, यानी कि ये अलग अलग मेथड्स के माध्यम से डेटा कलेक्शन करेंगे। अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के लिए कि अलग डेटा मतलब अलग तरीके हैं, अलग मेथड्स हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन यहां पर सीखेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही। फिर उन डेटा को क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन करना मतलब उसको ठीक ढंग से क्लासिफाई करेंगे, सही ढंग से अलग अलग रखेंगे। जैसे टोटल पॉपुलेशन हमने कलेक्ट कर लिया तो उसमें से मेल अलग फीमेल अलग कर देंगे, और वहां पर जो है प्रेजेंटेशन करने की बारी आएगी तो प्रेजेंटेशन हम अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन आगे चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ोगे। फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन यानी कि सारणीयन प्रस्तुतिकरण, वो अलग पढ़ोगे। फिर आपका आएगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, अलग पढ़ोगे। तो ये सब कुछ आपके प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर में मिलेगा। कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर में सेकेंड चैप्टर होने वाला आपका। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी पढ़ेंगे। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अलग चैप्टर है आपका। एनालिसिस के लिए आप जो है यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड वगैरह पढ़ेंगे आगे। फिर आपका जो है वो सब सारा प्रोसेस करके आप पहुंचते हैं एक मीनिंगफुल कंक्लूजन्स तक, यानी कि एक अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। तो असल में स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कलेक्शन डेटा का समझते हैं हम, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, एज वेल एज ड्रॉइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम द डेटा। बात समझ गए होगे? तो यहां पर आइए जरा कि एक वचन में सांख्यिकी का मतलब है वह विषय जिसमें कि आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, इन सब का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने तक का पूरा पूरा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो यही थी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्या? एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें डेटा का कलेक्शन, डेटा का प्रेजेंटेशन, डेटा का यहाँ पर एनालिसिस, ये सब सारी चीजें हम लोग सीखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन किया है बॉडिंगटन ने। इनके डेफिनेशन जो है कई बार ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं, इसलिए यहां पर डेफिनेशन नोट कर लेना कि सांख्यिकी अनुमान तथा संभावनाओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अनुमान तथा संभावनाओं का। क्योंकि डेटा के बेसिस पर ना बहुत सारी बातें पहले ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या हो सकता है। मतलब हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। जो कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटीज। स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस है किसका? ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान। क्रॉक्स्टन और काउडेन कहते हैं कि संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, तथ्य का मतलब होता है फैक्ट अंग्रेजी में बात करें तो
तो कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट हम क्या करने वाले हैं, कलेक्ट करने वाले हैं। जैसे आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, वो एक फैक्ट हो गया कि सर हमारे यहाँ पर 5 लोग हैं, ठीक है, मम्मी पापा मैं दीदी भैया ये सब करके गिनती गिनवा दिया आपने, तो संख्यात्मक तथ्य वो कहलाता है, उसका हमने कलेक्शन कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में प्रस्तुतिकरण है, फिर एनालिसिस है, फिर निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है निष्कर्ष, निर्वचन का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष होता है, ध्यान रखना। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में करने वाले हैं। तो वही कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉक्सटन एंड काउडेन, कहते हैं द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा या फिर न्यूमेरिकल फैक्ट्स में बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, कि इन सबको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं इन द सेंस ऑफ सिंगुलर। सिंगुलर सेंस में बात करें तो सांख्यिकी विज्ञान है जिसके अंदर ये सब मेथड्स हमें पढ़ने को मिलेगा। अब देखो यहां पर इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट नंबर यहां पर ध्यान देना, कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पर आप फीचर्स भी नोट कर सकते हैं, और फीचर्स पूछा जाता है आपको प्लूरल सेंस में, बहुवचन में। और प्लूरल सेंस में क्या है स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, डेटा। तो डेटा का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहां नोट किया हुआ है। तो डेटा हम किसको बोलेंगे, तो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, कि बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी जो है यहां पर तथ्य रहेंगे, तब जाकर के हमारा वो न्यूमेरिकल डेटा बनेगा। न्यूमेरिकल डेटा यहां पर है, दैट मींस कि प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है स्टैटिस्टिक्स। तो कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स जो है आर एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड नोट अ सिंगल फैक्ट। जैसे मान लो कह दिया गाय को 4 पैर होती है, तो क्या यह स्टैटिस्टिक्स है, नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 जो है, 4 क्या पता चला, सिर्फ संख्या पता चला कि गाय को 4 पैर होती है, भैया एक फैक्ट तो है लेकिन एक सिंगल फैक्ट है, यहां पर किसी और से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम कहते गाय को 4 पैर होती है और बाकी किसको 2 पैर होती, भैया 2 पैर किसी का ले लो, इंसान का ले लो, तो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन सिर्फ अगर हम सिंगल फैक्ट ले लें कि इंसान को 2 पैर होती है ना 2 पैर होता है, ऐसा कुछ बात कर दें, गाय को 4 पैर होती है, तो ये सब जो है आपकी स्टैटिस्टिकल फैक्ट तो हैं लेकिन डेटा नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक सिंगल फैक्ट कोई डेटा नहीं होता है। गाय को 4 पैर होती है, क्या ये डेटा है, नहीं, ये नंबर है, सिर्फ डेटा नहीं है। नेक्स्ट आया हिंदी में, देखो सांख्यिकी तथ्यों का समूह है, यानी कि बहुत सारी जो है अलग अलग चीजें रहेगी, जैसे गाय को 4 पैर होती है, इंसान को 2 पैर होता है, ऐसे कुछ रखते तो कंपैरिजन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां पर उसी चीज को कह रहा है कि ना कि कोई तथ्य ले लिए उसको सांख्यिकी बोलेंगे, क्या नहीं, कोई एक फैक्ट को हम लोग सांख्यिकी नहीं बोलेंगे, डेटा नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म, कि हमेशा इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, नंबर्स में डिनोट करेंगे, तब वो डेटा होगा। कह रहे हैं कि जिसको हम संख्या में लिख सकते हैं, तो सांख्यिकी सदैव संख्यात्मक रूप में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट आपका है सांख्यिकी तथ्य किसी एक कारण से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि उसके लिए अनेकों कारण एक साथ में आ जाते हैं। क्या बोला कि स्टैटिस्टिकल फैक्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर्स बट दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। जैसे कि हमारे देश का पॉपुलेशन, चलो पॉपुलेशन छोड़ दो हमारे देश का टोटल प्रोडक्शन, क्या ये टोटल प्रोडक्शन, मान लो कि चावल का हमने ले लिया, ठीक है जी, राइस का प्रोडक्शन ले लिया, अभी मान लो कि 300 क्विंटल है, एक छोटा सा एग्जांपल, 300 क्विंटल है, अगले साल हो गया 500 क्विंटल, तो प्रोडक्शन जो बढ़ गया, क्या वो किसी एक फैक्टर की वजह से हुआ, क्या जो डेटा चेंज हुआ 300 से 500 क्विंटल का, क्या ये अचानक से किसी एक फैक्टर की वजह से हुआ, क्या नहीं। हो सकता है मौसम बहुत अच्छा रहा हो सकता है बहुत अच्छे से किसानों ने मेहनत किया, हो सकता है उसमें अच्छी बीज डाली गई, हो सकता है जो यहाँ पर सिंचाई अच्छे से किया गया, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। मतलब जो डेटा आपने 300 से सीधा देखा 500 क्विंटल का, वो डेटा चेंज जो हुआ है वो कई सारे कारणों की वजह से हुआ है। आगे आइए, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सांख्यिकीय आंकड़ों में उचित शुद्धता होना चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि अगर डेटा ही आपका सही नहीं है तो आप कंक्लूजन्स भी, निष्कर्ष भी गलत निकाल दोगे। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा शुड पासेस और रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि डेटा हमें क्या चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल शुद्ध चाहिए। अगला देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी मैन्युअली रिलेटेड एंड कॉम्परेबल। हमारे जो आंकड़े हैं उसका मेन उद्देश्य भी यही है, डेटा का मेन पर्पस ही यही है कि कॉम्परेबल बने, एक दूसरे के बारे में हम समझ सकें कि दोनों में क्या भिन्नता है, 2 से अधिक है तो दोनों
2 से अधिक है तो सब में हमें क्या भिन्नता नजर आ रही है। तो डेटा बेसिकली हमें कॉम्परेबल लगना चाहिए, ठीक है। सो सांख्यिकीय आंकड़े परस्पर संबंधित और तुलना करने के योग्य होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे मान लो कह दिया कि एक व्यक्ति का यहां पर इनकम है 1000 रुपया, एक व्यक्ति की हाइट है यहां पर मान लो 61 इंच, क्या ये कॉम्परेबल है? नहीं है। क्यों कॉम्परेबल नहीं लग रहा है? क्योंकि एक तो हमने किसी व्यक्ति का इनकम लिया है और दूसरे व्यक्ति का हमने हाइट ले लिया है। क्या हाइट और इनकम दोनों नंबर्स में लिखे गए हैं या नहीं? लिखे गए हैं। लेकिन क्या दोनों डेटा है यहां पर? नहीं है, क्योंकि दोनों कॉम्परेबल नहीं है, दोनों सिमिलर फॉर्म में भी नहीं है। सिमिलर फॉर्म का मतलब कि दोनों को क्या हमने इनकम पूछा? नहीं। क्या दोनों का मैंने हाइट लिया है? नहीं। हमने एक का लिया है इनकम और दूसरे का ले लिया है हाइट। भैया आपस में कैसे तुलना कर सकते हो? नंबर नंबर तो है लेकिन आपस में तुलना करने के योग्य नहीं है। समझ गए होगे? तो वही चीज यहां पर समझाने की कोशिश किया गया छठे पांचवें पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डेटा शुड ऑलवेज बी कलेक्टेड विथ अ प्रीडिटरमिन ऑब्जेक्टिव, कि हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं और उसमें हमारे जो डेटा है वो पहले ही हम मकसद सेट कर लेते हैं कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वही बोला कि स्टैटिस्टिकल डेटा शुड ऑलवेज बी कलेक्टेड विथ अ प्री डिटरमिन ऑब्जेक्टिव, कि हमेशा डेटा कैसा करना चाहिए? पहले ही तय किए गए उद्देश्यों के आधार पर हमें आंकड़े जो है क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए। सदैव का मतलब होता है हमेशा, सदैव का मतलब क्या होता है? हमेशा। हमेशा हमेशा जो है वो किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए ही हम आंकड़े एकत्र करते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से कहीं चले गए और डेटा कलेक्ट करके ले आए, नहीं। पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ये सेट करते हैं कि कहां से डेटा कलेक्ट करना है, क्या पूछना है लोगों से, इनकम पूछना है कि खर्चे पूछना है। पता चला एक का इनकम पूछ रहे हैं, दूसरे का हाइट पूछ रहे हैं, तीसरे का खर्चा पूछ रहे हैं, चौथे का बचत पूछ रहे हैं, पांचवें का इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं। सब तो अलग अलग चीज हो गया, आपस में तुलना हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पर पहले ही उद्देश्य तय कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है क्या? 7th पॉइंट में देखेंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा मे बी ऑब्टेन आइदर बाय कंप्लीट इन्यूमरेशन, यानी कि सेंसस मेथड लगा लो या सैंपलिंग मेथड लगा लो। अब ये क्या होते हैं? सेंसस मेथड का मतलब होता है पूरे के पूरे लोगों से, सभी लोगों से पूछ लो, किसी को मत छोड़ो। अगर किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों से उनके नंबर पूछो कि कितना कितना आया है तुम्हारा टेस्ट में। वो होता है सेंसस मेथड, कि जब हम सभी के सभी लोगों से डेटा पूछ लेते हैं। लेकिन सैंपलिंग में क्या होता है कि 10 बच्चे क्लासरूम में हैं, 10 बच्चों से नहीं रिजल्ट पूछा उनका, मात्र 3-4 बच्चों से रिजल्ट पूछ लिया। 10 बच्चे थे लेकिन 3 ही बच्चों से केवल रिजल्ट हमने पूछ लिया। वो तरीका हमारा क्या होता है? सैंपलिंग मेथड होता है। समझ गए होंगे? तो यहां पर सांख्यिकी आंकड़े का आंकड़े या तो गणना विधि द्वारा अपनाइए, कलेक्ट करिए डेटा, या फिर सैंपलिंग मेथड लगा लीजिए। ये दोनों तरीके आपके पास उपलब्ध है। अगर टाइम कम है तो सैंपलिंग मेथड यूज करिए, टाइम ज्यादा है, बहुत पर्याप्त है, मेहनत करना चाहते हैं, खर्चा अच्छा खासा आपके पास पैसे हैं, तो आप सेंसस मेथड को यूज कर लीजिए, ठीक है। अब हो गए भैया ये समाप्त। लेकिन 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 बहुवचन में सांख्यिकी विशेषता 2 बार कैसे आ गया? सेम चीजें 2 बार कैसे आ गया? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो जस्ट इसको बताया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ प्लूरल सेंस में ही बताया था। चलो जी ठीक है, सही है सही है, बाय मिस्टेक आ गया था, कोई बात नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर अर्थ वाला तो मैंने कर लिया था बहुत अच्छे से, लिमिटेशंस है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब जो है वो स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या लिमिटेशंस होंगी इस पर फोकस कर लेते हैं। लिमिटेशंस में सबसे पहले ध्यान रखो, जैसे मैंने अभी बताया कि ये केवल और केवल नॉमरिकल फैक्ट पर बेस्ड होता है, बिना नंबर का कोई बात बता ही नहीं पाएगा, तो इसमें ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी जो है डायरेक्ट जो है स्टडी किया जाता है। तो आप जो है यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा ईमानदार है, भैया बहुत ईमानदार है, क्या उसको संख्या में लिख सकते हैं? नहीं। कोई बहुत बुद्धिमान है, संख्या में लिख सकते हैं? नहीं। कोई बहुत आपसे प्रेम करता है, कितना कितना किलो प्रेम करता है बता सकते हैं? नहीं। कितना लीटर प्रेम करता है? नहीं बता सकते। कोई का करेक्टर बहुत अच्छा है, बता सकते हो कि कितना किलो अच्छा है, कितना किलोमीटर अच्छा है? तो यहां पर मेजरमेंट नहीं पॉसिबल है नंबर में, इसलिए ऑनेस्टी हो, लव हो, सिंपैथी हो, इंटेलिजेंस हो, कैरेक्टर हो, ये सब चीजों को नॉमरिकल फैक्ट में नहीं ढाला जा सकता, इसलिए हम इसकी स्टडी स्टैटिस्टिक्स में नहीं करते हैं। तो यही इसकी लिमिटेशन बन गई स्टैटिस्टिक्स की।
कि ओनली ये किसका स्टडी करता है, रीड ऑफ नॉमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ओनली नॉमेरिकल फैक्ट्स, जो जिसको नंबर में लिखा जा सके, बिना नंबर में जिसको नहीं लिख सकते उसका यहां पर एनालिसिस नहीं हो पाएगा ना, इसलिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि केवल समग्र का अध्ययन, यानी कि हम केवल और केवल डेटा लेकर के यहां पर स्टडी करेंगे, वो एग्रीगेट में होगा। जैसे गाय को 4 पैर होती है, ये हम लोग यहां पर डेटा नहीं लेने वाले, डेटा है ही नहीं, तो यहां पर कह रहा है कि एग्रीगेट में होना चाहिए। और दूसरी बात यहां पर वो आइडेंटिकल भी होने चाहिए, जैसे कि हम इनकम सबका इनकम ले रहे हैं, तो सबकी इनकम ले रहे हैं, आपस में तुलना करने की योग्य है, तो ये हम स्टडी कर सकते हैं। सो वही बोला कि अगर गलत ले लोगे तो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स भी आपका जो कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल ऑब्जर्वेशन। सिंगल जो आपने ऑब्जर्वेशंस दिया है कि गाय को 4 पैर होती है, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे आप। तो वही बोला यहां पर कि सांख्यिकी का संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से नहीं बल्कि समूह से होता है, और इसलिए एक व्यक्ति या एक वस्तु के आधार पर आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट देखो, जैसे कि एक छात्र के अंग को देख करके क्या आप पूरे क्लास के बारे में परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हो? जैसे मान लो क्लास में कोई बच्चा जो है रिजल्ट बताया आपको, और उसी का रिजल्ट देख करके आप कह रहे हैं नहीं ये बच्चा तो टॉपर है, सारे बच्चे ही टॉपर होंगे, क्या ऐसा बोल सकते हो? नहीं। एक बच्चा यहां पर मान लो रिजल्ट बताया, सर हम फेल हो गए, क्या सभी बच्चों के बारे में आप फेल समझने लगोगे? नहीं। तो यही सिर्फ कह रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटायर क्लास कैन नॉट बी जज फ्रॉम द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट के नंबर को देख करके पूरे के पूरे क्लास के बच्चों का रिजल्ट जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एग्रीगेट का स्टडी करता है ये। नेक्स्ट देखोगे, सांख्यिकीय निष्कर्ष पूर्णतः शुद्ध नहीं देता, यानी कि स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स आर नॉट एग्जैक्ट। तो यहां पर क्यों ऐसा बोला? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो कि किसी का इनकम है 10, किसी का इनकम है 20, किसी का इनकम है 30, ठीक है, ये रहा। अब हम कह रहे हैं क्या औसतन इनका इनकम कितना है पता करूं, तो हम लोग एवरेज में जानने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, और चूंकि 3 लोगों का इनकम पता था तो 3 से डिवाइड कर दिए। अब पता करते हैं कि तीनों के बीच में कितना कितना इनकम होगा, तो मीन का प्रयोग करते हैं, यानी कि माध्य निकाल लिए इन तीनों के बीच में। तो यहां पर हो गया 40 और 20 60, जोड़ दिए तो टोटल आ गया 60। 3 लोगों में बांट दीजिए तो तीनों को कितना कितना मिलेगा, 20-20 रुपया मिलेगा। क्या हकीकत में तीनों के हाथ में 20-20 रुपया है? नहीं है, लेकिन माध्य कह रहा है कि तीनों के हाथ में 20-20 रुपया है ना, या फिर 20-20 रुपया होना चाहिए। तो ये गलत बात है ना, तो इसलिए कई बार आंकड़े आपको शुद्ध नहीं मिलेंगे, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ध्यान रखना है आपको। चलो भाई आगे आते हैं, जैसे कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि का अनुमान वास्तविक संख्या से थोड़ा अलग भी हो सकता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं, जब देश के अंदर जब सर्वेक्षण होता है, जनगणना होता है, तो उस वक्त पता चलता है कि कुछ नए बच्चे का जन्म हुआ ठीक है जी, एक बच्चे का जन्म हुआ, उस दौरान वो जनगणना में इंक्लूड हुआ ही नहीं, और जब जनगणना का रिपोर्ट आया तब पता चला कि उसका 1 साल बर्थडे मना रहे हैं उसका तो ऐसे में जो है वो पॉपुलेशन पहले से या फोरकास्ट नहीं कर सकते, और यहां पर स्लाइटली थोड़ा बहुत यानी कि फिगर्स आगे पीछे भी रहता है। ठीक है जी, तो ये सब जो है प्रोबेबिलिटी के बेस पर काम कर रहा है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स संभावना के आधार पर काम करता है। आंकड़ों का गलत इस्तेमाल भी हो सकते हैं, कई बार जो है ये मिसलीडिंग कंक्लूजन्स दे देगा, इसीलिए कह रहा है कई बार गलत जानकारी आपसे दे देगा। तो इस तरीके की बातें आपको भी ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो डेटा होता है वो हमेशा डेटा के बेसिस पर आप सही कंक्लूजन्स नहीं निकालते, कई बार कंक्लूजन्स गलत निकल जाता है, जैसे कि मैंने अभी करके दिखाया था कि किसी का इनकम 10 है, किसी का 20, किसी का 30। जब माध्य निकाल रहे हैं तो उससे पता चला है कि सबके पास इनकम 20-20 होना चाहिए, लेकिन सबके पास 20-20 रुपया नहीं था। ठीक है, तो गलत कंक्लूजन्स भी निकल जाता है, इसलिए आपको सावधानी बरतना चाहिए। ठीक है जी, सावधानी बरतना चाहिए। विज्ञापनों में केवल अनुमानों ऐसी बात कर रहा है, विज्ञापनों में केवल जो अनुकूल आंकड़े ही दिखा करके आपको प्रभावित करने की कोशिश किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट किसी चीज का देखे होगे, प्रचार प्रसार देखे होगे, वहां का जरा हम निकालते हैं बातें, तो पता चलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसमें अच्छी बातें ही केवल बता दी जाती है, उसमें नुकसान क्या होगा, जैसे किसी दवाई का प्रचार किया जा रहा है तो उसके क्या फायदे हैं वो तो बता देते हैं लोग, लेकिन क्या नुकसान हो रहा है, उससे क्या साइड इफेक्ट होगा वो बताता ही नहीं है, और उसी बेस पर हम लोग खरीद लेते हैं कि हाँ भैया ठीक ही है। हम किसी क्रीम का प्रचार देखते हैं, उसको देख करके खरीद लेते हैं। तो यहां पर कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट में प्रेजेंट ओनली फेवरेबल जो डेटा होते हैं उसी को केवल यहां पर पेश किया रहा है, और इसी वजह से कंज्यूमर को ये इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो ऐसी चीजें जो है आपको मिसलीड कर रहा है एक तरीके से, तो डेटा का मिसयूज ऐसे ही होता है थोड़ा बहुत, क्लियर ना।
आगे देखिए, नेक्स्ट जो है वो विशेषज्ञों का ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। आपको स्टैटिस्टिक का नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तब जाकर के आप बेस्ट से बेस्ट कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो लीड टू इनकरेक्ट कंक्लूजन्स, तो आप गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पर ज्यादा कुछ पढ़ने की आप जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें कह रहा है कि ज्ञान के बिना हम जो है गलत निष्कर्ष निकाल देंगे। हमें इसलिए सांख्यिकी का ज्ञान, अनुभव और उसकी जानकारी अच्छे होने चाहिए। चलो, जैसे औसत का यहां पर बोला, गलत औसत निकालने पर से पूरा का पूरा विश्लेषण ही गलत हो सकता है। जैसे हमने अभी करके दिखाया है, तो सारा उसी पर बेस्ड था अपना, तो ये हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको जो वो एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स भी बने हुए हैं आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आगे का चैप्टर, ये सेकेंड वाला चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा। अगला चैप्टर उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिर आएगा आपके प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यहां तक पूरे अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं। इसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए हम लोग क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो इसका चैप्टर बनेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है जी। फिर यहां पर आंकड़ों का निर्वचन के लिए कोई चैप्टर नहीं है ऐसा, तो यहां हम लोग सीखेंगे कि आखिर में निष्कर्ष तक कैसे पहुंचा जाता है। तो कोई भी डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, वो 5 प्रोसेस ऐसे होते हैं उसके, यानी कि वही बोला है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, यानी सांख्यिकीय अध्ययन की अवस्थाएं कितनी है, तो 5 है। सबसे पहले कलेक्शन करेंगे डेटा का, चाहे तो सैंपल मेथड लगाओ या यहां पर सेंसस मेथड लगा लो। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें आंकड़ों का वर्गीकरण करना सीखेंगे हम लोग। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम लोग चित्र वगैरह बनाना सीखेंगे, इस प्रकार का फिगर वगैरह बनाना सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, यानी कि उसका माध्य का बहुलक सहसंबंध ये सब निकालना सीखेंगे। और फिर हम लोग जो है इंटरप्रिटेशन यानी कि निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा यही 5 स्टेज से होकर के गुजरता है। याद रखने का इसका ट्रिक है COPAI, इसको बोलते हैं कोपाई। C मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा पहले आ गया, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा दूसरे नंबर पर आ गया, P फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तीसरे नंबर पर आ गया, A फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा चौथे नंबर पर आ गया, और I फॉर इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ों का निर्वचन पांचवें स्थान पर आ गया। तो COPAI यही है कोपाई, यानी कि 5 स्टेजेस होते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी का। ठीक है जी, ध्यान रखना है COPAI कोपाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें क्या किसमें क्या काम होता है, आगे पता चलेगा। चैप्टर्स के अंदर की बातें वहां से स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल समझेंगे इसके नेचर, यानी कि क्या इसके जो प्रकृति है। नेचर में जो है 2 बातें ध्यान रखना है। स्टैटिस्टिक्स हमारा जो साइंस भी है और आर्ट्स भी है, बस बात खत्म। साइंस क्यों है सर? क्योंकि साइंस में हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल डेटा लेकर के बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में अलग अलग साइंटिफिक मेथड लगा करके फाइनल कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। समझ आ गया कि साइंस की तरह हम लोग स्टैटिस्टिक्स को क्यों मान रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स साइंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग मैथमेटिकल और साइंटिफिक मेथड हैं, और उस मेथड से हम कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। और फाइनली जब कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं तो बेस्ट डिसीजन बनाने में हेल्प हो जाता है, और हम रियल लाइफ में उस डिसीजन से कुछ अच्छा काम कर पाते हैं। इसलिए वो हो गया आर्ट, यानी कि कंक्लूजन करने के बाद जो फैसला लिया जाता है वहां से आपका आर्ट्स है। और डेटा कलेक्शन करना है, डेटा का ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को फिर जो प्रेजेंट करना है, वो सारा प्रोसेस आ जाता है तो साइंस। ठीक है जी। और वो सारा काम करने के बाद आप डिसीजन तक पहुंच गए, बेस्ट डिसीजन बना लिया। बेस्ट डिसीजन लेकर के आपने एक फर्म एस्टेब्लिश कर दिया, अपना दुकान खोल दिया, अपना फर्म खोल दिया, कुछ भी ऐसा पैसा अच्छा खासा मारे, तो रियल लाइफ में आपने इंप्लीमेंट कर दिया ना, दैट मीन्स आर्ट। तो स्टैटिस्टिक्स जो वो रिलेटेड है क्वांटिटेटिव डेटा से, यानी कि मात्रात्मक आंकड़े से, जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा वी आर एबल टू एनालाइज और अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम इन अ बेटर वे, कि हम डेटा को लेकर के अपने जीवन की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनके समाधान निकाल पाते हैं। तो ये आर्ट्स भी है, साइंस भी है। साइंस के रूप में क्यों है? क्योंकि इसके अंदर काफी सारे साइंटिफिक मेथड हैं सिस्टमैटिक तरीके से। और आर्ट्स क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं सांख्यिकीय आंकड़े की मदद से, और फिर हम अपने जीवन में बेस्ट से बेस्ट डिसीजन ले पाते हैं, समस्याओं का हल निकाल पाते हैं। तो आर्ट्स है। और समस्याओं को पहचान पाते हैं, उसके अंदर डेटा एनालिसिस करते हैं, तो वो सब के लिए साइंस है। आगे आइए, तो प्रकृति ध्यान आ गया। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है। अब हमें यहां पर जैसे एक कंपनी है, मान लो कंपनी ने क्या करा, बहुत बेस्ट तरीके से सर्वे करवाया,
कि भैया हम टूथपेस्ट लाना चाहते हैं नमक वाला नहीं नहीं, वो तो पहले से ही है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। ऐसा ही बात मान लो एक कंपनी यहां पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है, कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहती है मार्केट में, तो सबसे पहले रिसर्च करेगी, लोगों से जा करके पूछेगी क्या ऐसा टूथपेस्ट चलेगा आपके यहाँ पर, क्या आप परचेज करना चाहोगे। अगर हम 250 ग्राम वाले टूथपेस्ट लेकर के आ जाएं बड़े से, ठीक है, फैमिली पैक वाली, तो यहां पर वो पता कर रहे हैं मान लो, तो रिसर्च कर दिया, एनालाइज बहुत अच्छे से कर लिया कि हाँ भैया लेंगे कि नहीं लेंगे, लोगों को डेटा मिला करके इन्होंने चेकआउट बहुत अच्छे से कर लिया। फिर अच्छा इनको लगा, मैंने कि ज्यादातर जनता को अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो सोच रहे हैं कि ठीक है लॉन्च करते हैं इसको, तो डेवलप करना शुरू किया, बनाना शुरू किया, फिर इसको फाइनली लॉन्च कर दिया। तो देखा रियल लाइफ में उन चीजों को इंप्लीमेंट ऐसे किया जाता है, ठीक है। डेटा लोगों से कलेक्ट किया कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसी डेटा के बेस पर ये नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, मतलब आर्ट्स का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे सांख्यिकी के क्या क्या काम हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला काम कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बातों को बहुत इजी बना देना, बात खत्म, ज्यादा रीड करने की जरूरत इसको नहीं पड़ा। क्यों, जहां पर कह रहे कि वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एंड बल्की डेटा। बल्की मतलब होता है भारी भरकम डेटा, तो भारी भरकम डेटा को इसने क्या किया, बिल्कुल आसान बना दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। और क्या है कि लार्ज डेटा सेट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स, जो बड़े बड़े डेटा होते हैं हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं, चार्ट वगैरह बनाते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, मेकिंग देम इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, कि हम उसे बहुत आसान बना देते हैं टेबल की मदद से, डायग्राम की मदद से, ग्राफ की मदद से, चार्ट की मदद से, ठीक है। तो जटिल कार्यों को क्या करता है, बिखरे हुए बातों को क्या करता है, बहुत समझने योग्य आसान बना देता है। बड़े से बड़े आंकड़ों को सारणी में, चार्ट में, ग्राफ के माध्यम से इस तरीके से पेश किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। तो स्टैटिस्टिक्स का काम ही यही है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देना, टेबल, डायग्राम और अदर चीजों से। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा काम है सांख्यिकी का तथ्यों को संख्या के रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि जो बातें बहुत अच्छे से हम नहीं समझ पा रहे हैं उसे संख्याओं की मदद से उनकी गंभीरता को समझ सकते हैं। मान लो हमने कह दिया कि बेटा वहां एक्सीडेंट हो गया है ना, वहां पर कुछ लोग, हम नंबर नहीं बता रहे, वहां क्या कह रहे हैं, कुछ लोग जो है डेथ हो गए, कुछ लोग जो है घायल हैं। अब आपको मामला पूरी तरीके से ठीक ढंग से समझ में नहीं आ रहा कि कितना ज्यादा मुद्दा गंभीर है, कुछ लोग मतलब कितना, 1 2 5 10 कितना, लेकिन उसी चीज को जब हम नंबर में बोल दिए कि नहीं बेटा पता है वहां एक्सीडेंट हुआ जिसमें से 3 लोग घायल हैं, बेचारा 2 डेथ कर गया, तो मुद्दा समझ में आता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम बड़ा है या नहीं। इससे भी गंभीर घटना ले आते, मान लो ट्रेन हादसा हो गया, 250 लोगों की मृत्यु हो गई, समझ में आ रहा है। तो जैसे नंबर आप सुनते हो आपके दिमाग में बौखलाहट आ जाती है, आप उस पर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, भैया ये क्या हो गया। तो मुद्दा बहुत गंभीरता से समझ में आता है डेटा के साथ, इसीलिए बोला है प्रेजेंटेशन इन नॉमेरिकल फॉर्म, कि स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करता है फैक्ट इन द नॉमेरिकल फॉर्म विच मेक्स देम मेजरेबल एंड कॉम्परेबल। मेन काम तो यही है डेटा का, जो मैंने बार बार समझा रहा हूं कि डेटा का मेन काम है कॉम्परेबल होना, ताकि हम तुलना कर सकें। घटना 2 जगह बताया कि वहां एक्सीडेंट हुआ जहां पर 2 लोगों की डेथ हुई, एक जगह पर 250 लोगों की डेथ हो गई, दोनों में कंपैरिजन करके जरा देखो ज्यादा मुद्दा कहां का गंभीर लग रहा है, 250 जहां पर मृत्यु हो गई है। क्लियर ना। तो ये डेटा की मदद से ही समझ में आया। इट कन्वर्ट्स वैग्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्राइसेस एंड क्वांटिफिएबल टेबल। क्या बोल रहा है कि हमारे जो डेटा है ना वो बिल्कुल 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 हर मामले को सुलझा करके बताता है, समझा के बताता है, गंभीरतापूर्ण यहां पर समझ में आती है हमें। तो सांख्यिकी तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि उन्हें मापा और तुलना किया जा सके। इससे अस्पष्ट जानकारी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और सटीक जो है यहां पर चीजें बन जाती है, हमारे पास सटीक नॉलेज आ जाता है। अब उसमें जो है 2 लोगों की डेथ हुई तो 2 ही बोलेंगे, 5 थोड़े बोल देंगे, तो यहां पर जो है मुद्दा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जरा, और भी क्या काम है सांख्यिकी का, तो देखो पूर्वानुमान करना, यानी कि फोरकास्टिंग करना। डेटा के हेल्प से ही आप भविष्यवाणी यहां पर बहुत अच्छे से लगा पाओगे। सो स्टैटिस्टिकल डेटा हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर, ट्रेंड पता करने में कि कैसी जो है टेंडेंसी हमारा रहे है, कभी किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, किसी का बढ़ जाता है, घट जाता है, ये सब जो ग्राफ से आप लोगों को पता चलता है ना, ये स्टैटिस्टिक्स का ही काम है कि ये समझा देता है डायग्राम की मदद से कि देखो अभी प्राइस बढ़ रहा है, फिर प्राइस घट गया, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है। ये सब टेंडेंसी पता किससे चलता है, ये ट्रेंड किससे पता चलता है, तो डेटा से ही पता चलता है। चाहे तो प्रोडक्शन का हो, चाहे तो पॉपुलेशन का हो, चाहे तो एक्सपेंडिचर का हो या सेविंग का हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो या किसी और मुद्दे का हो। These predictions are based on the analysis of data, past data.
पिछले डेटा के बेसिस पर ही ये चीजें चल रही होती है। तो कह रहे हैं कि सांख्यिकी के माध्यम से भविष्य की घटनाओं को पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है, चाहे तो मांग का हो, उत्पादन का हो, डिमांड का हो, ये सारी डेटा हम लोग जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये पिछले आंकड़ों के बेसिस पर ही तैयार किया जाता है। पास्ट जो हमारे पास डेटा होते हैं, पास्ट जो हमारी चीजें घट चुकी होती है पहले ही, उन पर ही ये पूरी तरीके से बेस्ड होता है। नेक्स्ट 2 कार्य यहां पर और समझेंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि चरों के बीच में संबंधों का अध्ययन, और ये तुम्हें पता चलेगा एक चैप्टर के अंदर में। जैसे आप लोग जानते हो कि किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो मांग कम हो जाता है। रिलेशन कहां से पता चलता है? एक्चुअल डेटा से पता चलता है। तो मूल्य और मांग में संबंध हो, या फिर आय और व्यय में संबंध हो, ये सब सारा जो है 12th में समझोगे आप कि आय व्यय का संबंध है तो उपभोग फलन बनता है। मूल्य और मांग के संबंध का बीच मांग का नियम बनता है। तो कैसे बना है? यही डेटा के बेसिस पर ही। सो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, क्या स्टैटिस्टिक्स यहां पर क्या करता है? बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करता है कि आखिर में प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड पर कितना इंपैक्ट और कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो रिलेशन की बातें यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर करता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, रिलेशन यहां पर बता देता है, पता इससे चल जाता है कि क्या कारण है और उसके क्या प्रभाव नजर आ रहे हैं, मतलब कॉजेस एंड इफेक्ट। ठीक है, इसी से तो रिलेशन पता चला कि इस कारण से ए प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट, और क्या काम है सांख्यिकी का? नियोजन और नीति निर्माण में सहायता करता है, यानी कि हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट के पास एक डेटा आ गया कि देश के अंदर में इतने सारी पॉपुलेशन है, इतने इसमें मेल हैं, इतने फीमेल हैं, तो उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट यहां पर क्या बना रही है? डिसीजन, फाइनली डिसीजन। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, कि हमें अब इन जनता के लिए ये काम करना होगा, इस जनता के लिए ये काम करना होगा, इतनी महिला हैं तो इनके लिए ये काम करना होगा, इतने पुरुष हैं तो इनके लिए ये काम करना होगा, इतने लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं तो इनके लिए ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था करनी होगी। तो ये डिसीजन ऐसे ही लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहां पर स्टैटिस्टिक्स जो है सरकार को अलग अलग नीतियां बनाने में हेल्प किया। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर समझ में आ गया आगे कि इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक बेसिस फॉर अ डिसीजन मेकिंग, कि ये एक वैज्ञानिक तर्क देता है ताकि सरकार बढ़िया से इकोनॉमिक पॉलिसी बना करके ले आए और उसे पब्लिक वेलफेयर करे, सोशल वेलफेयर करे। तो सांख्यिकी का ये काम है पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करना। नेक्स्ट यहां पर लास्ट देखेंगे हम लोग कि नियोजन और नीतियां निर्माण में सहायक, यानी कि यहां पर हो चुका है आपके ना, ओके, 5th पॉइंट ही है ना, हाँ 5th पॉइंट का ही रिपीटेशन हो गया है, कोई नहीं मैं हटा देता हूं। पांचों के पांचों पॉइंट हो गए थे हमारे। यहां पर मैं एक बार चेक कर लूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ जी, पहला हो चुका है पॉइंट, बहुत बढ़िया। दूसरा हो चुका है, तीसरा हो गया है, चौथा हो गया है, पांचों हो गया, पांचों हो गया है जी। यहां पर हमारे जो है पांचों पॉइंट कवर हो गए हैं। ठीक है जी, अब हमें समझना होगा आखिर में सांख्यिकी के जो हमें यहां पर कार्य समझ में आया, अब इसके इंपोर्टेंस बता दो भैया। ये लास्ट टॉपिक हमारा है, ये हमारा टॉपिक लास्ट है, तो क्या क्या इंपोर्टेंस होगा? स्टैटिस्टिक्स का जहां जहां काम था वहां वहां इंपोर्टेंस होगा, बात खत्म। समाप्त कर दूं क्या यहां पर? बताओ जरा। यहां पर स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कि सरकार के अलग अलग विभाग बने हुए हैं और हर विभाग कैसे काम वर्क कर रहा है, यानी कि कैसे फंक्शनिंग उनकी हो रही है, ये हमें डेटा के बेसिस पर ही पता चलता है। आगे जरा देखिए, इसको डिटेल में करते हैं हम लोग। यहां की लाइन तो हमें यहां पर देखो। दूसरा है, कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर में अभी जैसे मैंने बताया प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन है, एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का रिलेशन है, तो इन्हीं से तो आगे चल के लॉ बना है सारे, मतलब यहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन मेकिंग इकोनॉमिक लॉज लाइक लॉ ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, ये सब कहां से निकल करके आए? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा भाई, आंकड़े के बेसिस पर। सो सांख्यिकीय आर्थिक नियमों, सांख्यिकी जो है वो आर्थिक नियमों और इनके निर्माण में सहायता करता है, जैसे कि मांग का नियम है, मांग की लोच है, या फिर पूर्ति का नियम है, पूर्ति की लोच है। ये सब सारी बातें डेटा के बेसिस से ही निकाला जाता है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि हमने अभी बताया, मान लो कि एक फैमिली में यहां पर 5 लोग हैं और 5 लोगों में से किसी एक की ही आमदनी होती है, बाकी 4 लोग इसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट है। तो यहां पर तो इसका मुद्दा समझ में आ रहा है कि अगर एक बेचारे को कुछ हो जाए तो यहां पर पांचों के पांचों लोग आपस में परेशान हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे डेटा चाहिए होता है जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये जो है एक लार्ज स्केल में यूज किया जाता है डेटा,
पर्सनल नहीं यूज किया जाता ज्यादा, इंडिविजुअल यूज नहीं किया जाता ज्यादा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली लेवल पर भी अगर इसको रख करके देखें तो आपको ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसे मान लो आपके पास कितनी इनकम है पता चल जाता है, फिर आप उसी बेसिस पर डिसीजन बाकी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डेटा के बेसिस पर ही आप डिसाइड कर पा रहे हो कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना खर्च करते हैं, इतना बचा के रखते हैं, इतना लोन हमें चुकाना है, इतना ईएमआई भरना है, ऐसा कुछ। ठीक है जी, तो ये डेटा के बेसिस पर ही आप कर पाते हैं। नेक्स्ट, इन इट हेल्प्स इन स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, कह रहे कि ये बाजार संरचना को समझने में भी मदद करता है। जैसे बाजार में कितने सारे हमारे प्रोडक्ट सप्लाई हुए हैं, क्या वो पूरी तरीके से डिमांड होगा या नहीं होगा, ये हम मार्केट के माहौल को पता कर लेते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स हमारे कैसे हैं या कितना कंज्यूमर्स नजर आ रहा है आज के टाइम में। ये चरों के बीच में गणितीय संबंध को स्थापित करता है। बार बार वही पॉइंट आएंगे तो हम डिस्कस नहीं करने वाले, इसका जो है बात आप 12th में सीखोगे रियल लाइफ में। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इंपोर्टेंस जो है आर्थिक नियोजन में भी है। जैसे मैंने अभी समझाया कि गवर्नमेंट को ये डेटा बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है डिसीजन बनाने में या फिर अच्छा पॉलिसी सेट करने में। तो इस पर ज्यादा आपको कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये व्यवसाय में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब भैया मान लो किसी एक बिजनेस को आप बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहते हो, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, कॉस्ट को कम से कम करना चाहते हो, तो डेटा को देखना पड़ेगा ना कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना प्रोडक्शन कर दो कि वो पूरी तरीके से सेल हो जाए और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, खर्चे कम से कम हो जाए। डेटा चेक करते रहना होगा, ये देखता रहना होगा कि नया जो लेबर हायर आपने किया है, नया जो लेबर आपने मंगवाया है, क्या वो ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं। समझ पा रहे हो। तो यहां पर कह रहा है कि व्यावसायिक सांख्यिकी किसी भी जो व्यावसायिक सांख्यिकी है किसी भी व्यवसाय को सही निर्णय लेने में सहायता करती है, क्योंकि ये लागत को, मांग को, कीमत को, अलग अलग चीजों पर ये बात करता है और सटीक अनुमान आपको दे सकता है डेटा के बेसिस पर। ये ठोस पूर्वानुमान करता है, यानी कि बहुत अच्छे से फोरकास्टिंग कर देगा कब फ्यूचर क्या रहने वाला है, आपका 2-3 महीने आगे व्यापार कैसे रहने वाला है, 2-3 महीने आपके प्रोडक्ट का डिमांड क्या रहने वाला है, 2-3 महीने तक आपका खर्च क्या रहने वाला है, 2-3 महीने बाद आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सब कुछ ये डेटा के बेसिस पर ही ट्रेंड पता कर लेता है। तो ये सब जो है वो आपने समझ लिया है। यहां पर एक बार रीड करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कि बिजनेस स्टडीज हेल्प्स अ बिजनेस साउंड डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एस्टिमेट्स, यानी कि बहुत ही सही सटीक अनुमान लगाने में आपको मदद करता है अबाउट कॉस्ट, डिमांड, प्राइसेस, सेल एटसेट्रा। हेल्प्स इन बिजनेस प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। सीधा बात कर दो, ठीक है। तो यहां पर ये बातें हम लोग पहले से ही बार बार मेहनत कर रहे थे। तो आई होप कि आज का ये सेशन आपको समझ आया होगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंसाइज तरीके से भी लास्ट में जहां पर जरूरत था वहां लास्ट में कंसाइज तरीके से भी आपको दे दिया कि ज्यादा आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि बाकी सिमिलर आपको जो कार्य में नजर आया वही बातें फिर यहां पर आपको इंपोर्टेंस में भी नजर आ रहा है। तो बस लिखने का स्टाइल अलग है, बाकी आप नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से। परिचय आपका जो चैप्टर है वो यहां पर केवल समाप्त हुए हैं। और हाँ, इस चैप्टर को ज्यादा भाव देने का नहीं, इस चैप्टर में जो क्या क्या आपको काम करने मैं आपको बता देता हूं एक एक करके, इन पर ज्यादा फोकस करना। जैसे कि सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़े हैं, तो मे भी आपके इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन आ जाए, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि 11th के बच्चों से पूछ लेता है, 12th वाले बच्चों से ये सब सवाल नहीं करता। दूसरी चीज हो सकता है आपको स्कैरसिटी पूछ ले, दुर्लभता क्या किसे कहते हैं, ठीक है, दुर्लभता किसे बोलते हैं, ये वाला काम कर लेना। फिर आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्या, ये वाला टॉपिक कर लेना। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं, ठीक है, आर्थिक समस्या वाला काम कर लेना। इसके बाद आपने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इसके जो है आपको क्या क्या करने होंगे, तो सांख्यिकी का आपको सबसे पहले देखना होगा मीनिंग, मीनिंग पर फोकस कर लेना। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव होंगे यानी कि अर्थ, अर्थ के बाद आप क्या करोगे, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, परिभाषा, ठीक है जी, ये दोनों काम कर लिया। फिर आप स्टैटिस्टिक्स का क्या काम करोगे,
स्टैटिस्टिक्स का जो है वो आप यहाँ पर 5 स्टेजेस जो आपको बताए वो वाला काम कर लेना, जिसका हमने ट्रिक दिया है COPAI, कोपाई। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट में आप करेंगे इसका इम्पोर्टेंस, सांख्यिकी का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस जो लास्ट में बताया अभी आप लोगों को, तो इम्पोर्टेंस आप लोग कर लेना, यानी कि इसको बोलते हैं महत्व, सांख्यिकी का क्या महत्व है। ठीक है, उसके अलावे आपको यहां पर करने हैं नेचर, यानी कि प्रकृति, प्रकृति। ठीक है जी, और महत्व के बाद अच्छा एक चीज और, यहां जब स्टैटिस्टिक्स में आए तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग विशेषताएं। ठीक है, तो आपके ये सब रहे मेन पार्ट, जो कि आज बहुत अच्छे से कवर आपको कर दिया गया है। और बेसिकली आपको इन्हीं चीजों पर फोकस भी करने हैं, एक एक बातें जैसे मैंने बताए हैं वैसे आप लोग काम करोगे। होमवर्क आपका सिर्फ रहेगा नोट मेकिंग का, सिर्फ आपको क्या काम करने हैं, नोट मेकिंग का, नोट्स आपको बहुत अच्छे से बना लेना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। अगला जो चैप्टर होगा, 2 चैप्टर और अभी आप लोगों को थ्योरेटिकल पढ़ना है, उसके बाद डायग्रामेटिक पढ़ोगे, फिर न्यूमेरिकल बेस पढ़ोगे। ठीक है जी, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाय एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।